हरे कृष्णा। रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ रहे थे, किसका पढ़ लिया था हम लोगों ने? इंडिविजुअल का। आज हम लोग पढ़ेंगे कंपनी का, एचयूएफ का, बाकी लोगों का। तो सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं आज की क्लास में कंपनी से, कि रेसिडेंशियल स्टेटस कंपनी का क्या होगा। देखिए, जैसे आपने इंडिविजुअल में देखा था कि एक इंडिविजुअल या तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा, या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा, या नॉन रेसिडेंट होगा। मतलब उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, इंडिविजुअल में रेसिडेंट निकालने के बाद चेक कर रहे थे कि ऑर्डिनरी है कि नॉट ऑर्डिनरी। इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, अभी एचयूएफ का भी पढ़ाऊंगा, ये दोनों ही ऑर्डिनरी रेसिडेंट या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट होते हैं। बाकी सब लोग या तो रेसिडेंट होते हैं या नॉन रेसिडेंट। यानी बाकी सबके में, जैसे कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है, और भी जो है इंडिविजुअल एचयूएफ को छोड़ के, बाकी सबके में अगर वो रेसिडेंट आता है तो हम आगे ये नहीं चेक करते कि ऑर्डिनरी है नॉट ऑर्डिनरी, ये नहीं होता। बाकी सब या तो रेसिडेंट होंगे या नॉन रेसिडेंट होंगे। तो जैसे कंपनी है, कंपनी या तो रेसिडेंट होगी या नॉन रेसिडेंट होगी। ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी का कोई चक्कर है ही नहीं, वो केवल इंडिविजुअल में है एंड एचयूएफ में है। तो कंपनी या तो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। अब 2 मिनट मेरे को अगर आप सुन लीजिएगा, फिर पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए, कंपनी दो तरीके की हुई अपने इनकम टैक्स में रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए। एक वो कंपनी जो इंडियन कंपनी है। इंडियन कंपनी कौन सी होगी? जो इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है। और एक वो कंपनी जो फॉरेन कंपनी, इंडियन कंपनी को छोड़ के बाकी सारी जो है वो फॉरेन कंपनी। हमारे इंडिया का जो इनकम टैक्स लॉ है वो ये कहता है कि अगर आप इंडियन कंपनी है तो इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग आप हमेशा हमारे इंडिया के लिए रेसिडेंट माने जाएंगे। इंडियन कंपनी ऑलवेज कंसीडर्ड एज रेसिडेंट इन इंडिया। आगे हम कुछ चेक ही नहीं करेंगे कि वो इंडियन कंपनी और आगे मान लो कह रहा है शेयर होल्डर इंडिया के हैं या शेयर होल्डर यूएस के हैं या कहीं के, हमसे कोई लेना देना नहीं। अगर कंपनी इंडियन है तो वो हमेशा रेसिडेंट होगी, बाकी आगे चाहे जितनी कहानी वो बना दे। और अगर वो फॉरेन कंपनी है तो हम क्या करेंगे, हम उसका टर्नओवर देखेंगे। अगर उसका टर्नओवर 50 करोड़ रुपए या उससे कम है, 50 करोड़ रुपए या उससे कम है, तो हम उससे कह देंगे तुम नॉन रेसिडेंट। फिर से सुनना, अगर वो फॉरेन कंपनी है तो हम क्या चेक करेंगे, टर्नओवर। अगर उसका टर्नओवर जो है उस साल का, जिस साल का आप रेसिडेंशियल स्टेटस निकाल रहे हैं, 50 करोड़ और लेस है, तो वो हमेशा नॉन रेसिडेंट होगी। और अगर उसका टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है, अगर फॉरेन कंपनी है और उसका टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है, तो हम क्या करते हैं, हम उसकी पोयम चेक करते हैं। अब ये पोयम क्या है, बाबा बाबा ब्लैक शीप नहीं, पोयम है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का शॉर्ट फॉर्म। फुल फॉर्म है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, उसको हम लोग प्यार से पोयम बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं, अगर ऐसी फॉरेन कंपनी है जिसका टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है, 50 करोड़ से ज्यादा, तो हम चेक करते हैं कि उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहां पे है। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब होता है जहां से मेन डिसीजन लिए जाते हैं। कंपनी के जो मेन डिसीजन है, जो इंपॉर्टेंट डिसीजन है, जो अहम डिसीजन है, वो कहां से लिए जाते हैं। अगर कंपनी का प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया है तो वो रेसिडेंट होगी, और अगर आउटसाइड इंडिया है तो वो नॉन रेसिडेंट होगी। एक बार फिर से पूरा समराइज कर रहा हूं, कंपनी का है बस इतना ही जितना मैंने बोला। एक बार फिर समराइज कर रहा हूं, फिर पढ़ेंगे और क्वेश्चन करेंगे, बड़ा इजी होगा। कंपनी में अगर इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी, तो आपको टर्नओवर भी नहीं चेक करना, कुछ पोएम भी नहीं चेक करना, कोई कुछ नहीं चेक करना। इंडियन कंपनी तो हमेशा क्या है, वो रेसिडेंट है। और अगर वो फॉरेन कंपनी है तो पहले हम लोग टर्नओवर चेक कर लेंगे। अगर टर्नओवर 50 करोड़ या उससे कम है तो हम पोयम वोयम कुछ नहीं देखेंगे, हम कह देंगे तुम नॉन रेसिडेंट। भले ही तुम्हारी पोयम इंडिया में हो, इंडिया के बाहर हो, तुम नॉन रेसिडेंट हो, तुम छोटी कंपनी हो, तुमको हम रेसिडेंट नहीं बना रहे, खत्म, तुमको परेशान नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप फॉरेन कंपनी है और आपका टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है तो हम आपकी पोयम देखेंगे। अगर पोयम इंडिया में आई तो तुम रेसिडेंट, पोयम इंडिया के बाहर आई तो तुम नॉन रेसिडेंट। अब पढ़ते हैं और देखते हैं किस तरीके से पोयम चेक होगी, क्वेश्चन पढ़ के कैसे समझ में आएगा। तो चलिए
पढ़ते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी। A company may be resident या नॉन रेसिडेंट, दैट इज एनी वन ऑफ द अबव टू, या तो रेसिडेंट होगी या नॉन रेसिडेंट, यानी इसमें फर्दर क्लासिफिकेशन कुछ नहीं होता, ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी का चक्कर नहीं होता। ठीक है, जरा देखते हैं क्या लिखा हुआ है कंपनी और उसका रेसिडेंशियल स्टेटस, और तीन बातें क्या लिखी हैं सर, चलो पढ़ के देखते हैं। सबसे पहली बात, अगर आप इंडियन कंपनी है तो आपका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है, ऑलवेज रेसिडेंट इन इंडिया। और इंडियन कंपनी कौन हुई, जो इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है, तो इसका ना ही आपको कोई टर्नओवर चेक करने की जरूरत है। टर्नओवर समझते हो ना, सेल्स को कहते हैं टर्नओवर। जो ना समझ में आए बेटा किसी भी बच्चे को तो पूछ लेना, ठीक है ना। कई बार क्या होता है क्लास में, जैसे काफी सारे बच्चे हैं, कुछ बच्चों को समझ में आ रहा है, वो आगे आगे बोल रहे हैं, तो आप ये ना फील करना कि हमको नहीं आता और हम पूछेंगे भी नहीं। पूछ लीजिएगा प्लीज, अगर कोई भी वर्ड नहीं आता है तो कोई शर्माने की बात नहीं है, पूछ लेंगे, ठीक है। तो टर्नओवर मतलब होता है सेल। इंडियन कंपनी का हम ना टर्नओवर चेक कर रहे हैं, ना ही पोएम चेक कर रहे हैं, ना ही कुछ चेक कर रहे हैं। अगर इंडियन कंपनी हो तो तुम इंडिया में क्या हो, रेसिडेंट हो। अब बात आती है सर फॉरेन कंपनी क्या होगी। फॉरेन कंपनी को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया। पहला पार्ट क्या है सर, एक वो फॉरेन कंपनी जिसका टर्नओवर, टर्नओवर बोल लो, ग्रॉस रिसीट्स बोल लो, या सेल्स बोल लो, जिसका टर्नओवर इन द प्रीवियस ईयर, जिस साल आप चेक कर रहे हो उस साल का टर्नओवर 50 करोड़ या उससे कम है, तो वो हमेशा नॉन रेसिडेंट रहेगी। तीसरा केस, अगर आप फॉरेन कंपनी है और आपका टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट इन द प्रीवियस ईयर इज 50 करोड़ से ज्यादा, इज मोर देन 50 करोड़, ऐसे में हम आपकी पोएम देखेंगे। अगर तुम्हारी पोएम इंडिया में है तो तुम रेसिडेंट हो, नहीं तो नॉन रेसिडेंट हो। पढ़ के देखिएगा, इट विल बी रेसिडेंट इन इंडिया इफ इट्स पोएम यानी प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर इज इन इंडिया। अगर जिस साल की आप बात करें उस साल अगर आपका पोएम इंडिया में है तो आप है रेसिडेंट। अब समझो, एग्जाम में हो सकता है आपसे ना थ्योरी में पूछ ले व्हाट डू यू मीन बाय पोएम, तो आपको ना ये जो अगली लाइनें पढ़ाने जा रहा हूं ये लिखना पड़ेगा, ये थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है। कि पोएम का मतलब पूछ लिया तो अपने मन से कहानी नहीं बांधनी है, लॉ मेकर ने जो बताया वो बताना पड़ेगा। क्या, पोएम मीन्स अ प्लेस वेयर की मैनेजमेंट, की मतलब समझते हो, इंपॉर्टेंट, मेन, इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट एंड कॉमर्शियल डिसीजंस, मैनेजमेंट डिसीजंस एंड कॉमर्शियल, जो व्यापार संबंधित डिसीजन है, दैट आर, ये दैट है टी और लगा लेना, अगर आपके में छपा हो तो ठीक है, नहीं तो यहां लगा लेना, दैट आर necessary for the conduct of the business entity as a whole are in substance made। तो क्या डेफिनेशन है, फिर से पढ़िएगा, पोएम मीन्स अ प्लेस, वैसे तो बताएं ये डेफिनेशन लॉ मेकर ने दी और फिर किसी को समझ में ही नहीं आई कि डेफिनेशन क्या है। जब ये अमेंडमेंट आई थी तो काफी टाइम हो गया, लेकिन जब ये आया था पोएम तो किसी को समझ में ही नहीं आया। फिर इन्होंने पोएम को समझाने के लिए, इन्होंने मतलब सीबीडीटी ने, बोर्ड ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप समझ लीजिए, उसने सर्कुलर इशू किया 5-6 पन्नों का, जिसमें उसने समझाया कि पोएम इसका मतलब क्या है। लेकिन आप टेंशन ना लीजिए, आप छोटे छोटे बच्चे हैं, आपको ये समझ के जाना है, समझ के भी क्या, इतना आपके दिमाग में होना चाहिए ताकि आए तो आप भी ये लिख दे, पोएम मीन्स अ प्लेस वेयर की मैनेजमेंट एंड कॉमर्शियल डिसीजंस दैट आर नेसेसरी, की मैनेजमेंट एंड कॉमर्शियल डिसीजन जो जरूरी है फॉर द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस एंटिटी एज ए होल आर इन सब्सटेंस मीन, आर इन सब्सटेंस मतलब मेनली जहां से आपके की मैनेजमेंट एंड कॉमर्शियल डिसीजन होते हैं। क्लियर, क्वेश्चंस करें, आंसर नहीं देखेंगे, क्वेश्चन करते हैं, अपने हिसाब से सोचेंगे फिर आंसर पढ़ेंगे। आंसर मैं इसलिए दे देता हूं आपको थोड़े थोड़े कि आपको ना एक ये भी आइडिया हो जाए कि किस तरीके से एग्जाम में प्रेजेंट करेंगे, लिखेंगे कैसे, थोड़ा सा एक आइडिया रखिए। देखते हैं, चलो इलस्ट्रेशन 7 है, एक्स लिमिटेड is an Indian company। आप कह रहे रेसिडेंट, ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। देखो इतनी मुश्किल से, इतनी मेहनत से क्वेश्चन बनाया जाता है एक, तो उसको पढ़ना भी बड़ा जरूरी है। इट हैज 10 शेयर होल्डर्स हु आर फॉरेन सिटीजन, 10 शेयर होल्डर और 10 के 10 सारे के सारे शेयर होल्डर फॉरेन सिटीजन है एंड नॉन रेसिडेंट इन इंडिया में। सारे शेयर होल्डर जो हैं, वो जो शेयर होल्डर इंडिविजुअल सारे फॉरेन सिटीजन है और सारे शेयर होल्डर नॉन रेसिडेंट। The business of the company X is fully controlled from outside India।
पूरा का पूरा कंपनी का बिजनेस बाहर से कंट्रोल होता है, बाहर से मैनेज होता है, यहां से कोई डिसीजन होता ही नहीं। फाइंड आउट रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एक्स लिमिटेड फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25। तो आप आंसर तो पहले ही बता चुके थे, क्या होगा, रेसिडेंट। तो यानी बिल्कुल ठीक आपने कहा कि जैसे ही आपको इंडियन कंपनी दिखी, एग्जाम में बिल्कुल ऐसे करना है, इंडियन कंपनी दिखी तो रेसिडेंट है। अब इस बात से कोई फर्क नहीं है कि शेयर होल्डर कहां के हैं, फॉरेन सिटीजन है कि इंडियन सिटीजन है, इंडिया के रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है, कोई फर्क नहीं है, बिजनेस कहां से कंट्रोल होता है, कोई फर्क नहीं है। ठीक, अब इसका आंसर कैसे ड्राफ्ट हुआ, एक्स लिमिटेड इज एन इंडियन कंपनी and Indian company is always resident in India. This rule is equally applicable even if shareholders are foreign citizens as well as non-resident, or even if business is controlled from outside India. यानी ये रूल, यानी इंडियन कंपनी हमेशा रेसिडेंट होगी, ये रूल हमेशा एप्लीकेबल होगा, भले ही शेयर होल्डर फॉरेन सिटीजन हो, नॉन रेसिडेंट हो, बिजनेस बाहर से कंट्रोल होता है, इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो दिमाग में चला गया पक्का? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिएगा, कोई चीज दोबारा एक बार समझाने की जरूरत है नहीं? ऑनलाइन वाले बच्चों अगर कुछ पूछना हो तो आप पूछ लेना, है ना, शर्माइएगा नहीं। वाई लिमिटेड इज ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन मॉरिशियस, बाहर इनकॉर्पोरेटेड है, इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड नहीं। टर्नओवर मोर देन 50 करोड़, 50 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर है। तो पहले तो ये समझते हैं वाई लिमिटेड इंडियन कंपनी है कि फॉरेन? फॉरेन कंपनी है जिसका टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है। तो हमें पोएम चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर टर्नओवर 50 करोड़ या उससे कम होता तो हम आगे ज्यादा कहानी ना समझते, में समझ में आ जाता कि नॉन रेसिडेंट है, लेकिन 50 करोड़ ज्यादा है। अब क्या है, आगे देखते हैं। इट हैज 10 शेयर होल्डर्स हु आर इंडियन सिटीजन एंड रेसिडेंट इन इंडिया। अब देखिए जरा समझिए, शेयर होल्डर कहां के हैं इस बात से कोई फर्क नहीं, मेन फर्क यह है कि मेन कॉमर्शियल डिसीजंस कहां से लिए जाते हैं। तो शेयर होल्डर इंडिया के हैं, बाहर के, इससे हमें ज्यादा कोई फर्क नहीं। तो सर ये बताएगा, बिल्कुल बताएगा, पढ़ के समझ जाएगा, पढ़ते जरा। इट हैज 10 शेयर होल्डर हु आर इंडियन सिटीजन एंड रेसिडेंट इन इंडिया, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए लाइन दी गई। आगे पढ़िएगा, द कंपनी हैज एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया and is controlled wholly from outside India by a team of professionals। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि पोयम कहां की होगी, इंडिया के बाहर की। और आप क्या बोलेंगे फिर कि वो नॉन रेसिडेंट है। व्हाट इज द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ वाई लिमिटेड? तो क्या इस बात से कोई फर्क पड़ता है कि शेयर होल्डर इंडियन सिटीजन है? नहीं। अब पढ़ के देखिए आंसर कैसे ड्राफ्ट हुआ। वाई लिमिटेड इज ए फॉरेन कंपनी, इट इज कंट्रोल्ड होली फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। दैट इज, उसकी पोयम कहां है, ब्रैकेट में लिख दिया, उसकी पोयम इज आउटसाइड इंडिया। इट इज देयरफॉर नॉन रेसिडेंट इन इंडिया फॉर असेसमेंट ईयर 24-25। जो पूछा जा रहा था उसके लिए बता दिया। रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ शेयर होल्डर इज इररेलेवेंट। शेयर होल्डर कहां के हैं, उनका रेसिडेंशियल स्टेटस कहां का है, इस बात से कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं है। लाइकवाइज नेशनलिटी ऑफ शेयर होल्डर इंडियन सिटीजन है, बाहर के सिटीजन है, इससे कोई लेना देना नहीं है। लाइकवाइज नेशनलिटी ऑफ शेयर होल्डर इज नॉट टेकन इनटू कंसीडरेशन। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? ये क्वेश्चन करके बताओ अपने आप, अपने आप पढ़ो और बताओ पूरा क्वेश्चन पढ़ के। आंसर नहीं पढ़ना है। नॉन रेसिडेंट की रेसिडेंट? नॉन रेसिडेंट कितने लोग कह रहे हैं नॉन रेसिडेंट? क्या सोच के कह रहे हैं नॉन रेसिडेंट? फॉरेन कंपनी है, टर्नओवर 48 करोड़ है, तो टर्नओवर अगर 50 करोड़ या उससे कम है और फॉरेन कंपनी तो हमेशा नॉन रेसिडेंट। तो बिल्कुल ठीक आप लोग बोल रहे हैं। ऑनलाइन वाले बच्चों तुम लोग भी आंसर दो फटाफट, भले ही नॉन रेसिडेंट सुन के ही लिख दो, कुछ तो लिख दो, ठीक है। Z Limited is incorporated in Japan. It has 15 शेयर होल्डर, जिसमें से 10 जो है वो इंडियन सिटीजन है और इंडिया के रेसिडेंट भी है। 15 में 10 शेयर होल्डर यहाँ के हैं, 5 कहीं और क्यों। द कंपनी हैज नो एक्टिव बिजनेस इन जापान। जापान में कोई एक्टिव बिजनेस नहीं है, ये नहीं कह रहा कि इंडिया में नहीं। ग्रॉस एनुअल टर्नओवर जो कंपनी का है फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24 यानी असेसमेंट ईयर 24-25 इज 48 करोड़। और वो कहां से है, मेनली फ्रॉम ऑपरेशन जो कंडक्ट होते हैं कोरिया से, श्रीलंका से और इंडिया से भी। तो पोयम इंडिया में भी है, इसका मतलब इंडिया से भी तो हो ही रहा है। द कंपनी इज मैनेज्ड, बाकी हिसाब से बता भी रहा है, द कंपनी इज मैनेज्ड बाय अ टीम ऑफ प्रोफेशनल्स फ्रॉम इंडिया, यानी पोयम इंडिया में।
फाइंड आउट रेसिडेंशियल स्टेटस, तो भले ही फॉरेन कंपनी है, भले ही पोयम इंडिया में है, तब भी ये नॉन रेसिडेंट होगी। क्यों? टर्नओवर 50 करोड़ या उससे कम है। जेड लिमिटेड, आंसर पढ़ लो, जेड लिमिटेड इज ए फॉरेन कंपनी। ग्रॉस टर्नओवर जो कंपनी का है रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में 48 करोड़। अ फॉरेन कंपनी जिसका टर्नओवर या ग्रॉस रेसेट कुछ भी बोल लीजिए इज नॉट मोर देन 50 करोड़ इज ट्रीटेड एज नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। टफ है क्या ये टॉपिक? अच्छा, अब बात करते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस किसका? एचयूएफ का। तो इंडिविजुअल लास्ट टर्न पे पढ़ा था, आज कंपनी पढ़ लिया, अब एचयूएफ। एचयूएफ का भी सुन लो, फिर पढ़ने में मजा आएगा। एचयूएफ या तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगी, या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगी, या नॉन रेसिडेंट होगी। तो पहले यही चेक करा जाता है एचयूएफ में कि रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है। रेसिडेंट है कि, जैसे इंडिविजुअल में नहीं पहले चेक करते हैं रेसिडेंट की नॉन रेसिडेंट, वैसे यहां पे भी चेक करवाएंगे कि रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है। अगर नॉन रेसिडेंट है तो आगे कुछ नहीं चेक करेंगे, लेकिन अगर रेसिडेंट है तो फिर चेक करेंगे कि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। तो सबसे पहले क्या समझे, सबसे पहले ये समझते हैं कि एक एचयूएफ रेसिडेंट कब होगी या नॉन रेसिडेंट कब होगी। सुनना, एक एचयूएफ को हम नॉन रेसिडेंट तब बोलते हैं जब उसका पूरा का पूरा बिजनेस का कंट्रोल, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स मतलब पूरी की पूरी मीटिंग्स, पूरा का पूरा कंट्रोल इंडिया के बाहर होता है, इज होली सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, तब उसको नॉन रेसिडेंट बोलते हैं। फिर से बोल रहा हूं, एक एचयूएफ को नॉन रेसिडेंट तब बोलते हैं जब पूरा का पूरा कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया के बाहर हो। इन अदर वर्ड्स सुनो, इन अदर वर्ड्स एचयूएफ रेसिडेंट कब होगी? जब उसका पूरा का पूरा कंट्रोल इंडिया में होगा तो भी रेसिडेंट होगी, और अगर थोड़ा कंट्रोल इंडिया में है थोड़ा बाहर है तो भी रेसिडेंट है। क्योंकि नॉन रेसिडेंट तब बनेगी जब पूरा कंट्रोल इंडिया के बारे में, मतलब मान लो एक एचयूएफ है, आप उसका रेसिडेंशियल स्टेटस निकाल रहे हैं प्रीवियस ईयर 2023-24 के लिए, 23-24 के लिए, और उस साल उस एचयूएफ की टोटल मान लो 100 मीटिंग्स हुई, इसे समझते हैं, और 100 की 100 इंडिया के बाहर हुई, तो फिर वो नॉन रेसिडेंट है। पूरा का पूरा इंडिया के बाहर है तो वो नॉन रेसिडेंट। दूसरा केस, 100 की 100 मीटिंग इंडिया में हुई, रेसिडेंट है। तीसरा केस, 100 में से 80 मीटिंग्स इंडिया में हुई, 20 इंडिया के बाहर हुई, तो भी रेसिडेंट। आखिरी केस एक और बता दो, 100 में से 99 मीटिंग्स इंडिया के बाहर हुई और एक मीटिंग यहां हुई। 100 में केवल एक मीटिंग इंडिया में है, 99 मीटिंग इंडिया के बाहर है, तब भी रेसिडेंट है। क्योंकि नॉन रेसिडेंट लॉ मेकर कह रहा है तब बनेगी जब होली पूरी की पूरी तरह कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया के बाहर होगा। तो इतना पहले पढ़ के देखते हैं, फिर ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी भी देखेंगे। पहले देखते हैं क्या लिखा है, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ। एचयूएफ मे बी एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, या नॉन रेसिडेंट, एनी वन ऑफ द अबव थ्री। तो कैसे, पहले एचयूएफ या तो चेक होगा कि रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट होगा तो आगे कुछ नहीं देखेंगे, रेसिडेंट है तो चेक करेंगे कि ओआर है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट है शॉर्ट में, कि एनओआर लिख दे रहे हैं शॉर्ट में। ठीक, तो सर नॉन रेसिडेंट कब होती है, आपको एक बार फिर से बताइए, पढ़ते हैं बेटा, नॉन रेसिडेंट कब होती है एचयूएफ? एचयूएफ इज सेड टू बी नॉन रेसिडेंट कब? इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स इज होली एंड एक्सक्लूसिवली, यानी 100% पूरा का पूरा कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली एंड एक्सक्लूसिवली कहां सिचुएटेड हो? आउटसाइड इंडिया। इन अदर वर्ड्स ब्रैकेट में लिखा है दैट इज एचयूएफ इज सेड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया, उसको हम रेसिडेंट इन इंडिया बोलेंगे कब? इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स इज होली या पार्शियली कहां सिचुएटेड हो? इंडिया में। बात समझ में आ रही है दोनों में क्या लिखा गया है? नॉन रेसिडेंट कब होगी? जब पूरा का पूरा सब कुछ बाहर से होता है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, और अगर थोड़ा भी इंडिया में होता है तो रेसिडेंट है।
पूरा इंडिया में होता है तो भी रेसिडेंट है, थोड़ा भी इंडिया में होता है तो भी रेसिडेंट है। नॉन रेसिडेंट केवल तभी होगी जब पूरा का पूरा बाहर होता है। अगर एक एचयूएफ नॉन रेसिडेंट बनी, नॉन रेसिडेंट क्यों बनी? क्योंकि मान लो पूरा का पूरा मैनेजमेंट बाहर था, तो नॉन रेसिडेंट बनी, आगे हम कुछ चेक नहीं करते, इसमें कुछ है ही नहीं आगे चेक करने के लिए। लेकिन अगर एक एचयूएफ रेसिडेंट बनी, रेसिडेंट क्यों बनी? क्योंकि या तो पूरा का पूरा मैनेजमेंट यहां था या थोड़ा बहुत भी मैनेजमेंट यहां था। अब हम चेक करते हैं कि वो एचयूएफ ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि वो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। वो कैसे चेक होता है? बड़ा इजी है, सुनना। एचयूएफ, कभी भी आप एचयूएफ का रेसिडेंशियल स्टेटस निकालिए तो पहले तो इसी नतीजे पहुंचे कि रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है। नॉन रेसिडेंट तो बात खत्म, रेसिडेंट है तो अब आगे कैसे मूव करेंगे सुनिए। आपने इस नतीजे पहुंच गए कि एचयूएफ रेसिडेंट है। रेसिडेंट क्यों है? क्योंकि एचयूएफ का पूरा मैनेजमेंट या थोड़ा भी यहां पे इंडिया में सिचुएटेड है। इसके बाद आप क्या करिए, उस एचयूएफ के कर्ता को बुलाइए कि मुन्ना इधर आओ। कर्ता समझते हैं? कौन? जो हेड ऑफ द फैमिली, ठीक है, हाँ। उस कर्ता को बुलाइए, वो कर्ता आपके पास आ जाएगा। उस कर्ता से पूछिए कि तुम ये बताओ कर्ता, तुम खुद पिछले 10 सालों में क्या 2 साल रेसिडेंट थे? कर्ता कह रहा मतलब हम अपना बताएंगे कि एचयूएफ का? किसका पूछ रहे हैं? कर्ता से। मान लो उसका कर्ता है मनोज, तो मनोज से पूछ रहे तुम बताओ मनोज, पिछले 10 सालों में क्या 2 साल तुम रेसिडेंट थे? इस साल, जिस साल का निकाल रहे हैं उस साल को छोड़ के, जैसे 23-24 निकाल रहे हैं 23-24 का, तो 23-24 को छोड़ के पिछले 10 सालों में क्या 2 साल तुम रेसिडेंट थे? और साथ में एक और कंडीशन उससे पूछो कि पिछले 7 सालों में क्या मनोज तुम 730 डेज इंडिया में थे? अगर वो दोनों में का आंसर यस में देता है तो कहेंगे तुम जाओ, और तुम्हारी एचयूएफ जो है वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। इन शॉर्ट ये जो दोनों बोली ये लास्ट टर्म पे पढ़ाई थी, इंडिविजुअल वाले में जो ऑर्डिनरी की एडिशनल कंडीशन थी। मतलब एक एचयूएफ ऑर्डिनरी रेसिडेंट तब बनेगी जब उसका कर्ता खुद वो दोनों एडिशनल कंडीशन पूरी करेगा कि 10 सालों में 2 साल रेसिडेंट हो एंड 7 सालों में 730 दिन कम से कम 730 डेज एटलीस्ट इंडिया में हो। समझ में आ गया? पक्का? कोई दिक्कत यहां पे? आपको पढ़ के देखते हैं। मेरे हिसाब से थोड़ा थोड़ा जिनकी आज अगर पहली क्लास भी है, आपकी है शायद, है ना, और एक और है, तो पीछे वाली क्लास नहीं अटेंड करी हुई है ना आपने, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि बिल्कुल भी नहीं आ रहा? थोड़ा थोड़ा आ रहा है, और आज जाकर के वो पीछे वाली क्लास भी देख लेंगे तो थोड़ा थोड़ा वो पूरा पूरा हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं जरा, ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट क्या बोल रहा है। HUF is said to be ordinary resident if कर्ता himself, कर्ता खुद सेटिस्फाई करता है बोथ दी एडिशनल कंडीशन जो एप्लीकेबल होती है इंडिविजुअल एसएससी की। तो मैंने जानबूझ करके यहाँ एडिशनल कंडीशन दोबारा लिखी है नहीं, क्योंकि आपके लिए काहे बर्डन एग्जाम के लिए बढ़ाए, वो तो ऑलरेडी आपको पता ही है ना। पिछले 10 सालों में 2 साल कम से कम रेसिडेंट हो और पिछले 7 सालों में 730 डेज इंडिया में हो। अगर वो दोनों का जवाब हाँ में देता है तो उसकी एचयूएफ बन जाएगी ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और अगर दोनों में से एक भी कंडीशन नहीं पूरी करता या दोनों नहीं पूरी करता तो उसकी एचयूएफ बन जाएगी नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। रेसिडेंट तो थी तभी तो कंडीशन पूछी, तो रेसिडेंट है या तो ऑर्डिनरी बनेगी या नॉट ऑर्डिनरी बनेगी। इतनी बात, थोड़ी थोड़ी बातें दिमाग में जा रही हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन देखते हैं इसमें, बहुत ध्यान से बिना आंसर पढ़े करेंगे। एक्स एन इंडिविजुअल, पहले इंडिविजुअल की बात करें। अच्छा जी, क्या है? एक्स एक इंडिविजुअल है जो रेसिडेंट है बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है इंडिया में फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 यानी प्रीवियस ईयर 23-24। तो ये तो दे दिया निकाल के, हमसे नहीं निकलवा रहे इंडिविजुअल का। कह रहे एक्स एक सज्जन है जो प्रीवियस ईयर 23-24 यानी असेसमेंट ईयर 24-25 में क्या है? रेसिडेंट है, लेकिन कौन से वाले? नॉट ऑर्डिनरी, यानी एनओआर बोल रहे हम, और आप अपने समझने के लिए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24 यानी वही असेसमेंट ईयर 24-25 अफेयर्स ऑफ एक्स एचयूएफ। अब एक्स की ये, इसको क्या पढ़ेंगे? एक्स पढ़ेंगे कि एचयूएफ पढ़ेंगे? एचयूएफ का नाम हमेशा ऐसे ही लिखा होता है, जैसे राम करता है तो नाम आमतौर पे होगा राम, अगर मान लो फॉर एग्जांपल अगर राम करता है तो ऐसे लिखा जाता है राम एचयूएफ। तो ये एचयूएफ है, ठीक है ना। तो कह रहे एचयूएफ की बात कर रहे हैं, बताओ एचयूएफ के बारे में क्या कह रहे हैं कि एचयूएफ है जिस एचयूएफ का नाम है एक्स एचयूएफ, अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसका कर्ता कौन है? हुज कर्ता इज एक्स। कब से? सिर्फ 1960। हमें इससे ज्यादा बहुत फर्क नहीं कि कब से हो, जब जिस साल निकालने उस साल हो ना करता, बात खत्म, उस साल तुम करता हो। वो एचयूएफ जो है वो पार्टली मैनेज्ड होती है फ्रॉम दिल्ली एंड पार्टली मैनेज्ड होती है नेपाल से। तो पहले तो केवल एचयूएफ के बारे में हम सोचे। देखो पूछ क्या रहा है, आपको रिक्वायरमेंट बता दें, रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना है एचयूएफ का।
तो पहले तो एचयूएफ बताओ, एचयूएफ रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट? क्योंकि अगर आप कहते हैं नॉन रेसिडेंट है तो हमें आगे कुछ नहीं चेक करना। रेसिडेंट की नॉन रेसिडेंट? रेसिडेंट है। क्यों रेसिडेंट है? हाँ, क्योंकि वो पार्टली इंडिया से मैनेज होती है, दिल्ली से, और पार्टली नेपाल से। नॉन रेसिडेंट तो तभी होती जब पूरा पूरा इंडिया के बाहर मैनेज होती, तो थोड़ी तो यहां मैनेज हो रही, यानी वो एचयूएफ जो है वो रेसिडेंट है। अब हम इस नतीजे पे तो पहुंच गए कि भैया एचयूएफ रेसिडेंट है। अब आगे कैसे चले? आगे मतलब ये चेक करना पड़ेगा कि ये एचयूएफ ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि नॉट ऑर्डिनरी, जिसके लिए कर्ता को बुला के एडिशनल कंडीशन हमें पूछनी है। लेकिन इस क्वेश्चन में कहीं एडिशनल कंडीशन नहीं बताई। उसने एडिशनल कंडीशन या तो बताता कि जो मिस्टर एक्स है वो पिछले 10 सालों में कितने साल रेसिडेंट थे, या पिछले 7 सालों में 730 दिन थे कि नहीं, वो नहीं बताया। उसने आपको धीमे से अलग तरीके से बताया। उसने आपको पहली लाइन में बताया कि मिस्टर एक्स खुद जो है वो रेसिडेंट तो है लेकिन नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो समझिए, जब आपने इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ा था तो ये रेसिडेंट तो है, यानी बेसिक कंडीशन वो जो 182 डेज वाली थी या 60 दिन 300 कोई एक पूरी करी होगी तो रेसिडेंट तो बन गए होंगे। और नॉट ऑर्डिनरी इसका मतलब इन्होंने एडिशनल कंडीशन पूरी नहीं करी होगी, तभी तो नॉट ऑर्डिनरी है। अगर उन्होंने एडिशनल कंडीशन पूरी कर दी होती तो एक्स आज कौन होते? ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो एक रेसिडेंट है लेकिन नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, दैट मींस उसने एडिशनल कंडीशन पूरी नहीं करी। और उसने अगर एडिशनल कंडीशन पूरी नहीं करी तो इसकी एचयूएफ को आपने रेसिडेंट कहा है, लेकिन कौन सी रेसिडेंट? नॉट ऑर्डिनरी। किसको किसको ये बात समझ में आ गई है? जिसको आई है वही हैंड रेज करना, जबरदस्ती नहीं करना, ठीक है? हाँ, जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, तो मैं चलिए आपको आंसर पढ़ाता हूं। एज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24 affairs of ex-HUF are partly managed from India, the family will be treated as resident in India. फैमिली मतलब HUF की बात करें, as X is resident but not ordinary resident in India for the assessment year 24-25। X खुद जो है वो रेसिडेंट है लेकिन नॉट ऑर्डिनरी है, क्वेश्चन में दिया है। विच मीन्स, इसका मतलब ये है ही इज अनएबल टू सेटिस्फाई एडिशनल कंडीशन, क्योंकि अगर इन्होंने एडिशनल कंडीशन पूरी कर दी होती तो एक्स तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट होता। इसलिए हम कह सकते हैं एक्स एचयूएफ इज देयरफॉर रेसिडेंट तो होगी बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। यहां तक में पहले बताओ किसी को कोई डाउट क्या? हाँ बेटा, वो डीमिंग इसमें नहीं देखेंगे। एचयूएफ में डीमिंग का कोई मतलब नहीं, जैसे इंडिविजुअल में डीमिंग वाला था वो यहां नहीं चेक करेंगे। एचयूएफ में तो सिर्फ ये चेक करेंगे कि एचयूएफ रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है। अगर एचयूएफ जो है वो नॉन रेसिडेंट है तो बात खत्म हो जाएगी, और अगर एचयूएफ जो है वो रेसिडेंट है तो हम क्या करेंगे? हम उसका ये चेक करेंगे कि कर्ता एडिशनल कंडीशन पूरी कर रहा है कि नहीं। डीमिंग का कुछ नहीं करना, नहीं, कर्ता का जब खुद चेक करेंगे तो वो तो इंडिविजुअल वाला लगेगा, वो जो सिखा चुके हैं। आज तो हम किसकी बात करें? आज इंडिविजुअल की बात ही नहीं करें, आज तो हम एचयूएफ की बात करें। एचयूएफ ऑर्डिनरी है कि नॉट ऑर्डिनरी, इसके लिए कर्ता से केवल 2 सवाल पूछने हैं, सब कुछ भूल जाए, केवल 2 साल। पहला सवाल कि क्या तुम 10 साल में 2 साल रेसिडेंट थे? दूसरा सवाल पिछले 7 सालों में क्या 730 दिन इंडिया में थे? अगर दोनों का जवाब अफर्मेटिव आता है, यस आता है, तो हम कहेंगे एचयूएफ जो है वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, नहीं तो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। बस एचयूएफ के लिए कर्ता से केवल 2 ही एडिशनल कंडीशन पूछनी, और कुछ पूछने की कोई जरूरत नहीं है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? पक्का? एक और क्वेश्चन है। हाँ जी, चलो इलस्ट्रेशन 11 देखते हैं क्या है। एन एचयूएफ whose affairs of business are completely controlled from India। एक एचयूएफ है जिसके अफेयर्स पूरे इंडिया में कंट्रोल होते हैं, तो वो बन गई रेसिडेंट। ये तो आप जानते हैं, क्योंकि अगर थोड़े भी होते तो वो रेसिडेंट होते। डिटरमाइन करना है उसका रेसिडेंशियल स्टेटस असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए, और 3 अलग अलग केसेस दिख रहे हैं मेरे को। पहला केस ये है, इफ कर्ता इज आरओआर, आरओआर बोले तो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया फॉर दैट ईयर।
तो कह रहे साहब एचयूएफ तो आपने बता ही दिया हमको रेसिडेंट है, सवाल आता है एचयूएफ का रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना है। एचयूएफ ऑर्डिनरी रेसिडेंट तब होती जब कर्ता दोनों एडिशनल कंडीशन पूरी करे। अब कर्ता ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, ऑर्डिनरी तभी होगा जब उसने दोनों एडिशनल कंडीशन पूरी करी होंगी, तो उसकी एचयूएफ भी क्या हो जाएगी, ऑर्डिनरी रेसिडेंट। बताओ ये किसको किसको समझ में आ गया कि उसकी एचयूएफ भी इस केस में ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो जाएगी, ठीक है ना। आरओआर लिख दें, आरओआर मतलब समझते हो ना, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ठीक है। दूसरा केस, कर्ता इज नॉन रेसिडेंट इन इंडिया, कर्ता क्या है, नॉन रेसिडेंट, लेकिन लिखा है बट ही सेटिस्फाई बोथ दी एडिशनल कंडीशन, लेकिन उसने दोनों एडिशनल कंडीशन पूरी कर दी। हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा है एक चीज, एचयूएफ का आंसर तो बात की बात है, हमें तो यही नहीं समझ में आ रहा कि अगर कर्ता नॉन रेसिडेंट है तो एडिशनल कंडीशन कैसे पूरी हो गई, हो सकती है क्या भाई। आंसर तो बात की बात है, आप समझिए मैं, मेरे दिमाग में क्या डाउट है, मैंने सोचा आपसे क्लियर कर लेते हैं कि नहीं, आज आप लोग आए हैं, थोड़ा देखिए हम पढ़ा देते हैं, थोड़ा आप पढ़ा दीजिए। अगर कर्ता खुद नॉन रेसिडेंट रहा है तो एडिशनल कंडीशन कैसे पूरी कर रहा है, हो सकता है कि वो हमेशा हर साल, ऐसे समझो इंडिया में रहता हूं, इस साल इंडिया के बाहर रहा हो, या इंडिया में रहा भी हो तो लेट्स से 60 डेज से कमा लो, 59 डेज इंडिया में था, इसी साल इंडिया के बाहर गया, इससे पहले कभी बाहर नहीं गया था, और 59 डेज इंडिया में रहा इस साल। तो जब कर्ता की खुद की बेसिक कंडीशन चेक करी गई होगी तो पूरी नहीं हुई होगी, ना 182 डेज रहा, ना इस साल 60 डेज, तो पिछले 4 सालों का देखने का मतलब ही नहीं 365 दिन, तो यानी 59 डेज रहा तो नॉन रेसिडेंट बन गया। लेकिन अगर हम एडिशनल कंडीशन सोचें तो भैया इससे पहले कभी इंडिया के बाहर गया ही नहीं, यानी पिछले 10 सालों में 2 साल रेसिडेंट रहा होगा, बल्कि 10 ही 10 रहा, और पिछले 7 ईयर्स में 730 दिन, वो तो आराम से होगा, आप समझे। तो क्या ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि ये कर्ता नॉन रेसिडेंट है लेकिन एचयूएफ के पर्पस के लिए एडिशनल कंडीशन पूरी कर रहा है, हाँ पॉसिबल है। तो अब बताइए एचयूएफ का स्टेटस क्या होगा, एचयूएफ भी ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगी, क्यों, क्योंकि एचयूएफ तो केवल ये चेक करती है कि कर्ता वो दोनों एडिशनल कंडीशन पूरी कर रहा है कि नहीं, बाकी इससे मतलब नहीं कि कर्ता नॉन रेसिडेंट था कि क्या था, तो कर्ता दोनों एडिशनल कंडीशन पूरी कर रहा है और एचयूएफ रेसिडेंट है, ये तो आपने पहले ही बता दिया, क्योंकि मैनेजमेंट इंडिया में है, तो आप कह सकते हैं इस केस में एचयूएफ जो है वो क्या है, आरओआर। समझ में आई ना बात। और तीसरा केस तो आप बता ही दोगे, कर्ता आरएनओआर मतलब समझते हो, कर्ता क्या है, रेसिडेंट है बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, यानी उसने दोनों एडिशनल कंडीशन पूरी नहीं करी होगी। तो एचयूएफ की बात करें, एचयूएफ रेसिडेंट तो है, लेकिन करता जब दोनों एडिशनल कंडीशन पूरी नहीं करता तो एचयूएफ भी कौन सी बन जाएगी, आरएनओआर। आई बात समझ में, किसको किसको ये समझ में आ गया और किसको किसको लग रहा है रटना पड़ जाएगा, ठीक है, समझ आ गया ना। चलो, हाँ मतलब किसमें हाथ उठाए थे, रटने वाले में, समझने वाले में ना, ठीक है। चलो देखिए, एचयूएफ वुड बी रेसिडेंट इन इंडिया, इज कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज होली सिचुएटेड इन इंडिया, इसलिए रेसिडेंट तो है। आगे क्या हुआ, डिटर्मिनेशन ऑफ वेदर एचयूएफ आरओआर है कि आरएनओआर है, एचयूएफ पहले केस में आरओआर होगी, यानी रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगी, क्यों, करता वुड बी सेटिस्फाइंग बोथ द एडिशनल कंडीशन, क्यों करता सेटिस्फाई कर रहा होगा, बिकॉज क्वेश्चन में दिया है कि वो खुद आरओआर है। दूसरा केस एचयूएफ आरओआर है, क्यों, कर्ता सेटिस्फाई कर रहा है बोथ द एडिशनल कंडीशन, कर्ता का खुद का रेसिडेंशियल स्टेटस इररेलेवेंट है। बात समझ में आ गई, करता इस साल भले ही नॉन रेसिडेंट है लेकिन एडिशनल कंडीशन पूरी कर रहा है और उसकी एचयूएफ रेसिडेंट निकली है तो आरओआर बन जाएगी। और तीसरा एचयूएफ आरएनओआर होगी, करता क्योंकि एडिशनल कंडीशन पूरी नहीं कर रहा। जो चीज ना समझ में आए पूछ लीजिएगा, मैं एक बार और समझा दूंगा, कोई और एग्जाम्पल से आप कहेंगे तो कोई और एग्जाम्पल समझा दूंगा, लेकिन पूछ लेना जो ना समझ में आए, कम समझ में आए। ये क्वेश्चन किया क्या आपने, देखते हैं क्या है। एचयूएफ इज बीइंग मैनेज्ड फ्रॉम मुंबई एंड पार्टली फ्रॉम जापान। पहले तो बताओ रेसिडेंट की नॉन रेसिडेंट, रेसिडेंट तो है, थोड़ा भी यहाँ पे मैनेज हो रहा है तो रेसिडेंट। कर्ता जो एचयूएफ का है वो है फॉरेन सिटीजन, हमें इससे ज्यादा कोई मतलब नहीं, हमें तो ये बताओ कर्ता एडिशनल कंडीशन पूरी कर रहा है कि नहीं, सिटीजन कहां का इसका क्या करें। एंड कर्ता फॉरेन सिटीजन एंड कम्स टू विजिट इन इंडिया एवरी ईयर सिंस 1980, 1980 से हर साल आ रहा है, इन द मंथ ऑफ अप्रैल फॉर 105 दिन, हर साल अप्रैल में आता है, अप्रैल के महीने में 105 दिन लगातार यहां रहता है। तो अब पहले तो बात करते हैं कि एचयूएफ रेसिडेंट तो है सर,
लेकिन क्या वो ऑर्डिनरी है कि नॉट ऑर्डिनरी? तो कर्ता से दोनों एडिशनल कंडीशन पूछे तो एक एडिशनल कंडीशन थी 7 सालों में 730 दिन होने चाहिए। 105 दिन हर साल आते हैं, तो 105 इंटू 7 अगर करें 735, ये कंडीशन तो पूरी हो गई। और पिछले 10 सालों में 2 साल रेसिडेंट होना चाहिए। हर साल अगर 105 दिन आता है तो बेसिक कंडीशन 2 वाली पूरी कर रहा होगा, 60 डेज कम से कम 105 दिन। और पिछले 4 सालों का अगर आप निकाले तो 105 इंटू 4 करें 420, 420 है ये। हमें तो चाहिए 365, ये तो 420 निकला। आप समझ पा रहे हैं बात को? यानी अल्टीमेटली क्या होगा? ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगी। वेरी गुड। सिंस कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ एचयूएफ इज पार्टली मैनेज फ्रॉम मुंबई, पार्टली फ्रॉम कहीं और भी, एंड देयरफॉर एचयूएफ इज रेसिडेंट, फर्दर कर्ता जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है दोनों एडिशनल कंडीशन। अब ये जिसने सेक्शन मैंने लिखा है, आप एग्जाम में नहीं याद होगा, 90% उम्मीद है, मत लिखिएगा सेक्शन, गलत ना लिखना। मतलब ये मैंने लिखा है लेकिन आप ना लिखना। एंड देयरफॉर एचयूएफ इज रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी। अगर बिल्कुल एग्जैक्टली आपको याद रह जाए कि सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 क्लॉज बी था तो लिखना, नहीं तो फिर जरूरत नहीं है। सेक्शन याद करने में जान नहीं लगाना, कॉन्सेप्ट याद करने में दिमाग लगाना। अब बताओ यहां तक में कोई डाउट हो किसी को तो पूछ लो। सबसे पहले रेसिडेंशियल स्टेटस लास्ट टर्न पे किसका सीखा था? इंडिविजुअल का। आज किसका किसका सीख लिया? कंपनी और एचयूएफ। अब बचता है बाकी सबका। बाकी सब मतलब जैसे पर्सन पढ़ा था, तो भैया फर्म हो गई, बीओआई हो गई, एओपी हो गई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हो गया, लोकल अथॉरिटी हो गया, इन सब का केवल एक ही होता है। तो अब देखिए जैसे एक ही में लिखा है रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अदर्स। अदर्स का मतलब इंडिविजुअल, कंपनी और एचयूएफ का छोड़ के बाकी सबका। बाकी सबका जैसे फर्म, एओपी, बीओआई, अदर्स, ये सब या तो रेसिडेंट होंगी या नॉन रेसिडेंट। इनमें भी ये ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी वाला कोई चक्कर नहीं है, वो केवल किसमें है? इंडिविजुअल में और एचयूएफ है। अब सुन लेना क्या लिखा है, फिर पढ़ेंगे। पहले मेरे को सुनो, मेरी तरफ देखो। बाकी सब लोग, ये जितने फर्म वगैरह जितने भी हैं, ये सब लोग नॉन रेसिडेंट तभी होंगे जब कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पूरा का पूरा होली एंड एक्सक्लूसिवली बाहर सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट थोड़ा बहुत भी इंडिया में सिचुएटेड है, या पूरा इंडिया में, या थोड़ा बहुत भी इंडिया में, तो रेसिडेंट होगी, बात खत्म। ये तो सर कुछ मिलता जुलता लग रहा है, सुना सुना लग रहा है। किसमें सुना सुना है? एचयूएफ में। एचयूएफ का सुना सुना है। किसका सुना सुना है? एचयूएफ में, यही तो पढ़ाया था। तो फिर एचयूएफ के साथ इसको क्यों नहीं लिखा? क्योंकि एचयूएफ में फिर हमें फर्दर क्लासिफाई करना पड़ता है कि वो ऑर्डिनरी है कि वो नॉट ऑर्डिनरी है, इसलिए एचयूएफ के साथ इसको नहीं लिखा। बाकी एग्जैक्टली सेम है जो एचयूएफ में था, पढ़ के देखिएगा। अ फर्म, एओपी, बीओआई, अदर्स में बी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, दैट इज एनी वन ऑफ द अबव टू। तो क्या लिखा है? फर्म, एओपी, बीओआई, अदर्स, रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट। अ फर्म, एओपी, बीओआई और अदर्स इज सेट टू बी नॉन रेसिडेंट। इनको हम नॉन रेसिडेंट बोलेंगे कब? इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स is wholly and exclusively situated outside India. Exactly HUF में यही लिखा था. That is, in other words, बात करें, a firm, AOP, BOI, others is said to be resident in India if control and management of its affairs is wholly या partly situated in India. Wholly and partly कहाँ situated है? इंडिया में। एक इलस्ट्रेशन देखिएगा। AB and Company is a partnership firm whose operations are carried out in India. कह रहा है एक पार्टनरशिप फर्म है जिसके ऑपरेशंस, जिसका काम, ऑपरेशंस मतलब काम, कहां होता है? इंडिया में। हाउएवर ऑल मीटिंग्स ऑफ पार्टनर्स, देखिए मेन चीज क्या है? मेन चीज क्या है? मैनेजमेंट डिसीजंस। देखिए मेन चीज क्या है? मेन चीज है कि मैनेजमेंट कहां से होता है? मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स मतलब कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, मतलब कंट्रोलिंग पावर जो बैठा है, जो मालिक है, जो डिसीजन ले रहा है बैठ के, वो कहां है? कह रहा है हाउएवर ऑल मीटिंग्स ऑफ पार्टनर टेक प्लेस आउटसाइड इंडिया। आंसर मत देखना प्लीज। एज वेल एज सारे पार्टनर्स भी बाहरी सेटेड। आपको रेसिडेंशियल स्टेटस बता रहा है। अब जरा समझिए, वर्कर कहां काम कर रहे हैं इससे कोई लेना देना नहीं है। लेना देना किससे है? कि जो डिसीजन मेकिंग पावर है, जो कंट्रोलिंग पावर है, वो कहां पे है साहब? वो कहां है? यहां पे इंडिया के बाहर है। वो वहां से डिसीजन देती है कि यहां पे जाओ, इसको छुरा भोग दो, तो इंडिया में जाता है, छुरा भोग देता है। ऑपरेशंस इंडिया में हो रहे हैं, मैनेजमेंट कहां हो रहा है? कंट्रोलिंग कहां हो रही है? बाहर हो रही है। तो वो फर्म क्या है? ये एग्जांपल कोट मत करके आना छुरा भोगने वाला। ठीक है, तो वो फर्म क्या है? नॉन रेसिडेंट है।
AV and company is non-resident in India during the relevant previous year as control and management, that is place where policy decisions are taken. Here it is place where meetings are held, is wholly situated outside India. क्लियर? तो ये सिर्फ आपको भ्रमित करने के लिए, परेशान करने के लिए लाइन दी गई है। अब आपको सबका रेसिडेंशियल स्टेटस समझ में आ गया है? आ गया यस और नो? पक्का? और इससे एक क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा, हर बार उम्मीद होती है, पिछली बार भी मैंने कहा था और आया भी न्यू सिलेबस में, रेसिडेंशियल स्टेटस का एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलने वाला है। इस बार भी मिलेगा, हर बार मिलेगा। बहुत ही किस्मत आपकी खराब होगी तो शायद ना मिले, नहीं तो आपको रेसिडेंशियल स्टेटस का एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। दिमाग लगाएंगे और 5 नंबर का इस बार क्वेश्चन है, तो हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि 5 नंबर का रेसिडेंशियल स्टेटस आपको देके वो जाएगा। जो जो चीजें ऐसी होंगी, जो जो ऐसे टॉपिक होंगे इंपॉर्टेंट, वो हम बताते चलेंगे, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जो 5 हेड आपको पढ़ाऊंगा ना इसके बाद, उनमें से हर एक हेड से एक क्वेश्चन आता ही आता है। कुछ तो फिक्स्ड है, उसके अलावा पूछेगा क्या? दुनिया का कोई इंसान इनकम टैक्स का पेपर बनाएगा बैठ करके, चाहे वो किसी का बनाएगा, यही तो पूछेगा। इससे ज्यादा मतलब इनमें तो पूछेगा ही पूछेगा, बाकी कुछ पूछे ना पूछे, इनसे पूछेगा ही पूछेगा। तो ये चीजें ऐसी हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इतनी बात समझ गए? अब अगला इसी में टॉपिक जो आ रहा है, चले ना आगे। हाँ, अगला जो इसी में टॉपिक आ रहा है वो ये आ रहा है कि साहब ये निकाला क्यों? रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना समझ गए, कौन रेसिडेंट है, कौन नॉन रेसिडेंट है, कौन ऑर्डिनरी है, कौन नॉट ऑर्डिनरी है, ये सब समझ गए। लेकिन ये किया ही क्यों? इससे क्या लेना है देना है इनकम टैक्स में? तो इससे बहुत गहरा लेना देना। जब भी हम इंडिया में ये चेक करते हैं कि आपकी ये इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी कि नहीं होगी, तो वो निर्भर करता है, वो डिपेंड करता है आपके रेसिडेंशियल स्टेटस पे। आपके रेसिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से ये तय होता है कि वो इनकम इंडिया में टैक्सेबल होनी है कि नहीं। जैसे कल को मान लीजिए आप अपनी बात करते हैं, आप क्वालिफाई होने के बाद, डिग्री लेने के बाद आप इंडिया के बाहर सेटल हो गए, आप लेट्स से ऑस्ट्रेलिया सेटल हो गए, ऑस्ट्रेलिया में जॉब कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, और मम्मी पापा मान लेते हैं यहां है, आप उनको यहां पैसा ट्रांसफर कर देते हैं, यहां पैसा भेज देते हैं। बाहर पैसा कमाते हैं और उनके खर्चों के लिए आप यहां पैसा भेज देते हैं। अब एक दिमाग में सवाल आएगा, साहब हम जो पैसा कमा रहे हैं वो इंडिया में टैक्सेबल होगा कि नहीं? भाई ऑस्ट्रेलिया में होगा कि नहीं, उसके लिए तो ऑस्ट्रेलियन लॉ आपको पढ़ना पड़ेगा, वो हमारे करिकुलम में नहीं, वो नहीं मैं पढ़ाऊंगा, वही नहीं लेकिन इंडिया में टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा, उसके लिए मैं इंडियन लॉ तो आना चाहिए। तो इंडियन लॉ के हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पहले अपना, जिसके हाथ में भी आप चेक कर रहे हैं कि टैक्सेबल होगा कि नहीं, पहले उस व्यक्ति का, उस पर्सन का रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना पड़ेगा। जब रेसिडेंशियल स्टेटस निकल जाएगा, उसके बाद ये चेक किया जाता है कि कौन सी इनकम टैक्सेबल होती, कौन सी नहीं। हम लोग क्या करते हैं अपने इनकम टैक्स में, जितनी भी इनकम्स होती है ना, उसको बेसिकली 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। बात समझना बहुत ध्यान से, हम लोग 4 कैटेगरीज में इनकम्स को डिवाइड करते हैं। कितनी कैटेगरीज में? 4। मैं आपको समझाता हूं चारों कैटेगरी, ध्यान सुनना। एक है कैटेगरी 1, एक है कैटेगरी 2, एक है कैटेगरी 3, और चौथी है कैटेगरी 4। हो गई ना? कितनी कैटेगरी है? 4 कैटेगरी, 1 2 3 4। अगर आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट हैं इंडिया में, आप क्या हैं? अगर आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट हैं तो आपने जीवन का सबसे बड़ा गुनाह किया। बोले तो आपके हाथ में इंडिया में चारों कैटेगरी की इनकम टैक्सेबल होंगी, यानी ग्लोबली कहीं से भी पैसा कमाया हो इंडिया में टैक्सेबल होगा, अगर आप कौन है? ऑर्डिनरी रेसिडेंट। कैटेगरी 1 2 3 4 चारों आपके हाथ में टैक्सेबल है। और अगर आप इस साल नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हैं तो आपके हाथ में केवल कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3 टैक्सेबल होगी, कैटेगरी 4 टैक्सेबल नहीं होगी। और अगर आप इंडिया में नॉन रेसिडेंट हैं तो आपके हाथ में केवल कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 टैक्सेबल होगी, 3 और 4 नहीं होगी। अभी ये कैटेगरी क्या है, इससे पर्दा हटेगा, लेकिन पहले तो यही समझते हैं, जितनी तरीके से हम इनकम कमाते हैं, या तो वो कैटेगरी 1 की इनकम होती है, या कैटेगरी 2 की, या 3 की, या 4 की। अगर आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट तो आपके हाथ में चारों कैटेगरी इंडिया में टैक्सेबल है। अगर आप नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हैं तो आपके हाथ में 1 2 3, पहली 3, 1 2 3, ठीक है ना, पहली 3। और अगर आप नॉन रेसिडेंट हैं तो केवल पहली दूसरी। इन अदर वर्ड्स कैटेगरी 4 वाली जो इनकम होती है वो सिर्फ ऑर्डिनरी रेसिडेंट के हाथ में टैक्सेबल होती है, क्योंकि अभी बताया नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के हाथ में 1 2 3 होगी, 4 नहीं होगी, और नॉन रेसिडेंट के हाथ में 1 और 2 होगी। तो कैटेगरी 4 वाली इनकम केवल ऑर्डिनरी रेसिडेंट के हाथ में टैक्सेबल होती है। कैटेगरी 3 वाली इनकम
ऑर्डिनरी रेसिडेंट एज वेल एज नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के हाथ में टैक्सेबल होती है, यानी नॉन रेसिडेंट के हाथ में टैक्सेबल नहीं होती। एंड कैटेगरी 1 और 2 वाली इनकम ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट एज वेल एज नॉन रेसिडेंट तीनों के हाथ में टैक्सेबल होती है। जैसे इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, ये तो ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी होते हैं, बाकी सब तो होते नहीं, बाकी सब तो या तो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। तो इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए तो समझ में आ गया सर कि अगर ऑर्डिनरी है तो कैटेगरी 1 2 3 4 चारों टैक्सेबल, नॉट ऑर्डिनरी है तो कैटेगरी 1 2 3 टैक्सेबल, नॉन रेसिडेंट है तो 1 और 2 टैक्सेबल। बाकी के लिए सर क्या होगा? जैसे कंपनी है सर, पार्टनरशिप फर्म है, एलएलपी है, एओपी है, बीओआई है, लोकल अथॉरिटी है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, क्योंकि सर ये तो रेसिडेंट होंगे या नॉन रेसिडेंट होंगे। इनका जो रेसिडेंट होता है ना, उसका ट्रीटमेंट वैसे ही होता है कि तुम ऑर्डिनरी हो, लिखा कहीं नहीं जाता। यानी वो अगर रेसिडेंट होगा तो चारों कैटेगरी टैक्सेबल होंगी। कंपनी वगैरह अगर रेसिडेंट होगी, क्योंकि ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी का बाइफरकेशन है, तो अगर कंपनी वगैरह रेसिडेंट होंगी तो कैटेगरी 1 2 3 4 चारों टैक्सेबल होंगी। नॉन रेसिडेंट होगी तो 1 एंड 2। समझ गए ना मेरी बात को? तो मैं पढ़ाऊंगा ऐसे जैसे मैंने लिखा है कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट में 1 2 3 4, नॉट ऑर्डिनरी में 1 2 3, नॉन रेसिडेंट में 1 2। और जो लोग केवल रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट होते हैं, जिसमें ये बाइफरकेशन ही नहीं होता ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी का, कंपनी फर्म वगैरह में, उनके लिए अगर रेसिडेंट होंगी तो ये 1 2 3 4 चारों, और नॉन रेसिडेंट होंगी तो 1 और 2। गया दिमाग में? ठीक है, अब पहले इतना पढ़ते हैं फिर कैटेगरी पढ़ेंगे, पहले इतना तो देखें क्या लिखा है। इसको बोलते हैं, इस टॉपिक को, स्कोप ऑफ टोटल इनकम। जैसे अपना ना रेसिडेंशियल स्टेटस जो है वो इनकम टैक्स का सेक्शन 6 बताता है, वैसे ही स्कोप ऑफ टोटल इनकम सेक्शन 5 बताता है। देखें ना कितना उल्टा इनकम टैक्स बना है। ये सेक्शन 5 है, वो सेक्शन 6 है, जबकि पहले क्या पढ़ा जाता है? आप समझे बात को? हाँ, तो चलो खैर, जो है वो है। इट मींस, स्कोप ऑफ टोटल इनकम का मतलब क्या होता है सर? इट मींस दैट विच इनकम इज टैक्सेबल टू हिम हुम, किसके हाथ में कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी। तो कभी भी आपको निकालना हो तो बहुत आसानी रहने वाली है। आपको कैसे देखना होगा? आप रेसिडेंशियल स्टेटस देखिए, अगर वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो यहाँ पे अगली हेडिंग है विच कैटेगरी इज टैक्सेबल। ऑल, ऑल मतलब कैटेगरी 1B 2B 3B 4B, यानी ग्लोबली सारी इनकम टैक्सेबल होने वाली है उसके हाथ में। आपकी क्या कोशिश होगी अगर आप इंडिया के बाहर सेटल होते हैं? सर अभी कानपुर के बाहर तो परमिशन मिल नहीं है, हम बात कर लेते हैं ना, ऐसे बात करने में क्या जाता है। देखो, अगर इंडिया के बाहर सेटल होते हैं या कोई भी व्यक्ति अगर आपसे कभी सलाह मांगता है तो आपकी क्या कोशिश होगी, उसको क्या सलाह दें? वो क्या बने? नॉन रेसिडेंट। क्योंकि जैसे ही वो ऑर्डिनरी बनता है सारी इनकम टैक्सेबल, नॉट ऑर्डिनरी बनता है तो पहली दूसरी तीसरी टैक्सेबल। तो फायदा अपने यहाँ काहे में है? तभी आप पिक्चरों वगैरह में भी देखते होंगे, पुरानी पिक्चरों में, कि बाहर से लड़का या लड़कियां पागल हो रही है, एनआरआई है, एनआरआई है, सारी लड़कियां पागल हो रही हैं। वो ऐसे एक आधी पिक्चर में दिखाया गया है, पता नहीं एक पिक्चर थी, करीना कपूर थी उसमें और ऋतिक रोशन था, पुरानी हो गई है वो। ऋतिक बाहर से आता है, वो कहते हैं एनआरआई है, पता नहीं कौन सी पिक्चर, नाम याद नहीं रहता। कौन सी पिक्चर थी याद है? अभिषेक बच्चन भी था, पता नहीं कौन सी थी। अच्छा, अभिषेक बच्चन के साथ कौन सी थी? वो तीनों दोस्त थे, पिक्चर का नाम क्या है? मुझसे दोस्ती करोगे। देखो, यही बस चाहिए नॉलेज, हम शायद सही बता रही हैं, यही बस नॉलेज चाहिए पढ़ाई में। इतनी तेजी में देखिए इनको, सिर्फ हीरोइन, हमने ना कोई कहानी ज्यादा बताई ना कुछ, आप समझ रहे हैं? ये चाहिए, ये वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आपका दिमाग बहुत शार्प है। तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट के हाथ में चारों कैटेगरी टैक्सेबल है, नॉट ऑर्डिनरी में पहली दूसरी तीसरी, और नॉन रेसिडेंट में पहली और दूसरी। अब ये बात आती है भाई, ये कैटेगरी है क्या? मतलब समझना पड़ेगा ना, एग्जाम में ऐसा नहीं देगा कि कैटेगरी 1 है, बताओ किसके हाथ में टैक्सेबल। नहीं, आपको तो एग्जाम में इनकम बताएगा और आपको ढूंढना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि ये कैटेगरी 1 है कि कैटेगरी 2 है कि 3 है कि 4 है। मतलब समझे ना, एग्जाम में ऐसे नहीं आएगा कि ये कैटेगरी 3 बता दो किसके हाथ में टैक्सेबल होता है, और आप बताया कैटेगरी 3 है तो ऑर्डिनरी के हाथ में टैक्सेबल होगा, नॉट ऑर्डिनरी के हाथ में टैक्सेबल होगा, नॉन रेसिडेंट के हाथ में नहीं होगा। ऐसे नहीं, आपको इनकम बताई जाएगी कि मिस्टर ए अर्न ₹5 लाख फ्रॉम जॉब इन कनाडा, आप बताइए इनके हाथ में टैक्सेबल होगी कि नहीं। तो पहले हम वो लाइन को पढ़ के पहले दिमाग में लगाएंगे कि ये कौन सी कैटेगरी की इनकम है, 1 है, 2 है, 3 है कि 4 है, वो भी सिखाने जा रहा हूं।
फिर उसके बाद पता लगाएंगे कि टैक्सेबल होगी कि नहीं, उससे पहले हम उसका रेसिडेंशियल स्टेटस निकाल चुके होंगे। एग्जाम में 90% उम्मीद होती है कि केवल आपसे या तो रेसिडेंशियल स्टेटस पूछ लेगा, मतलब आपको उसने क्वेश्चन दे दिया, अभी तक क्वेश्चन किए थे, उसमें कह देगा केवल रेसिडेंशियल स्टेटस हो, तो आगे कुछ नहीं पूछेगा। या उम्मीद होती है कि रेसिडेंशियल स्टेटस वो दे देगा और इनकम दे देगा और आपसे पूछ लेगा ये टैक्सेबल होगी इसके अंत में कि नहीं, तो आप कैटेगरी सोच करके करेंगे, समझ गए? या दोनों भी दे सकता है। चलिए देखते हैं चारों कैटेगरीज क्या हैं, एक एक करके पढ़ते हैं और बहुत ध्यान से इसको समझना पड़ेगा। सबसे पहली कैटेगरी क्या है सर? इनकम रिसीव्ड इन इंडिया और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। अब इसका मतलब क्या है, मेरी तरफ देखो जरा, मैं आपको समझाता हूं इसका एक्चुअल मतलब क्या है। लॉ में तो यही लिखा है, बट इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब यह है कि जिस इनकम की आप बात कर रहे हो वो इनकम आपको कहां पे रिसीव हुई, कहां पे मिली, वो इनकम आपको कहां पे रिसीव हुई, पहली बार वो इनकम, जिस भी इनकम की बात करें वो पैसा पहली बार आपको कहां मिला। क्या वो पैसा आपको पहली बार इंडिया में मिला कि इंडिया के बाहर मिला? अगर वो पैसा आपको पहली बार इंडिया में मिला तो वो कैटेगरी 1 की इनकम है। जैसे मैं एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, आपने कहीं जॉब लगी, मान लेते हैं थोड़ी देर इंडिया के बाहर आपकी जॉब लगी, जिस भी कंट्री में आप करना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया एग्जांपल या लेट्स से ऑस्ट्रेलिया में आपकी जॉब लगी, और आपने ना एक अकाउंट खुलवा रखा था इंडिया में, कानपुर में किसी भी बैंक में, जो भी आपको अच्छा लगे, लेट्स से आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट खुलवा रखा था। आपकी जॉब लगी ऑस्ट्रेलिया में, जॉब कर रहे हैं, आपने अपने एम्प्लॉयर से कहा कि सर जो भी मेरी सैलरी हो तो प्लीज इस अकाउंट में क्रेडिट कर दिया करिए। आपने इंडिया के अकाउंट की डिटेल उसको दे दी। उसने कहा ठीक है, उसने आपकी सैलरी वो इंडियन अकाउंट में क्रेडिट कर दी, यानी वो सैलरी आपको इंडियन अकाउंट में मिली। ऐसे को हम मानते हैं, डीम्ड करते हैं कि वो सैलरी कहां रिसीव हुई, इंडिया। इसको हम बोलते हैं इनकम रिसीव्ड इंडिया और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इंडिया। यानी वो कौन सी कैटेगरी की इनकम है? कैटेगरी 1। और अगर कैटेगरी 1 है तो भले ही आप उस साल ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, इंडिया में टैक्सेबल होगी। तो फिर सर क्या करना चाहिए अगर बचना है? तो ये भी समझते चलते हैं लीगल तरीका क्या है। आप बाहर जॉब कर रहे हैं अगर इंडिया के, तो आपको एक खाता खुलवाना चाहिए इंडिया के बाहर किसी भी बैंक में। आपने क्या किया, दूसरा केस समझ रहे हैं हम, आपने क्या किया, बाहर ऑस्ट्रेलिया जॉब कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में आपने कहीं पे खाता खुलवा लिया और अपनी सैलरी उसी अकाउंट में मंगवाई जो बाहर वाला है। उसके बाद आपने वो सैलरी भले ही अपने इंडियन अकाउंट में ट्रांसफर कर ली हो, भले ही उसके बाद आपने वो सैलरी घर पे मम्मी पापा इंडिया में रहते हैं, कानपुर में रहते हैं, उनको भेज दी हो, वो कैटेगरी 1 नहीं है सर। वो नहीं है, नहीं। रिसीव्ड इन इंडिया का मतलब है वो पैसा जिसकी भी आप बात करें वो ओरिजिनली मिला कहां आपको, रिसीव पहली बार कहां रिसीव हुआ। अगर वो ओरिजिनली आपको इंडिया में रिसीव्ड हुआ तो कैटेगरी 1 है, नहीं तो कैटेगरी 1 नहीं है। आप क्या चाहोगे कि आपकी इनकम कैटेगरी 1 बने कि ना बने? ना बने। कैटेगरी 1 बन गई तो आप अभी देखो ध्यान से, कैटेगरी 1 तो सब में लिखा है भैया, ऑर्डिनरी हो तो भी लिखा है, नॉट ऑर्डिनरी हो तो भी लिखा है, नॉन रेसिडेंट हो तो भी लिखा है, टैक्सेबल होगी। तो कैटेगरी 1 होती क्या है, फिर से समझते हैं। कैटेगरी 1 का मतलब है इनकम कहां रिसीव्ड हुई है, इंडिया में। इंडिया में रिसीव का मतलब समझे कि इंडिया में रिसीव का मतलब यहां मिला है पैसा, भले ही वो अकाउंट में ट्रांसफर हुआ, वो अकाउंट इंडिया में मेंटेन होता, लेकिन अगर वो पैसा आपको कहीं और मिल गया था, बाद में आपने ट्रांसफर किया, रेमिट किया, इसको बोलते हैं रेमिट, रेमिटेंस। रेमिटेंस मींस ट्रांसफर। आपने वो पैसा बाद में रेमिट किया इंडिया में, तो वो कैटेगरी 1 नहीं कंसीडर होगा। हम ओरिजिनली देख रहे हैं कि वो पैसा कहां रिसीव हुआ था। तो लेट्स से अगर कभी आप बाहर जॉब करने निकलते हैं और बाद में आपको लग रहा है कि मम्मी पापा के पास पैसा भिजवाना है, उनकी भी खर्चिंग है, तो पहले वहां पे अपने अकाउंट में पैसा मंगवाइए, इंडियन अकाउंट में ना मंगवाइएगा, बाहरी अकाउंट में अपना पैसा मंगवाइए और उसके बाद आप यहाँ पे ट्रांसफर कर दीजिए। ठीक, भले ही तुरंत भी कर दोगे ट्रांसफर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ओरिजिनली कहां से होते हुए आना चाहिए, बाहरी अकाउंट से। यहां तक बात समझ में आई? दूसरी कैटेगरी है, पहली कैटेगरी तो हो गई सर इनकम रिसीव्ड इन इंडिया और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। अभी इस पे सब पे ना क्वेश्चन कराऊंगा आपको। दूसरी कैटेगरी है इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया और डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। सर मतलब क्या है इसका, मैं समझाता हूं आपको। दूसरी कैटेगरी का मतलब है कि उस इनकम का सोर्स कहां का है, उस इनकम का सोर्स कहां का है। क्या उस इनकम का सोर्स इंडिया का है?
अगर उस इनकम का सोर्स इंडिया का है तो वो कैटेगरी 2 की इनकम है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लीजिए आप जॉब करते हैं कानपुर में या इंडिया पे कहीं पे भी आप जॉब करते हैं कानपुर में, आपको सैलरी मिली। अब भले ही वो कानपुर में मिली हो या आपने कानपुर वाले को इंडिया के बाहर का अकाउंट दे दिया, आप पढ़ के गए थे हमसे, आप रहते कानपुर में, आपने फटाफट जाकर ऑस्ट्रेलिया में खाता खुलवा लिया, आपने कहा इस वाले अकाउंट में डाला करो। वो सैलरी आपको यहां रिसीव हो या बाहर रिसीव हो, कहीं भी रिसीव हो, कैटेगरी 2 की इनकम है। क्यों? क्योंकि उसका सोर्स क्या है? इंडिया में। मान लो आपके पास एक हाउस प्रॉपर्टी है, एक बढ़िया बंगला है ना, कानपुर में बंगला है, आपने वो बंगला किराए पे उठा दिया, किराया मिलता है बढ़िया। अब आप भले ही इंडिया के बाहर हो, किराया इंडिया के बाहर रिसीव करते हो, उसे कहते हो बाहर वाले खाते में डालना, या इंडिया के अंदर रिसीव करते हो, कुछ भी हो, वो इनकम का सोर्स क्या है, कहां से जनरेट हो रही, सोर्स क्या है? क्या इंडियन सोर्स है? आंसर इज यस। अगर इंडियन सोर्स है, कैटेगरी 2 है। एक बात और समझ लेना, कैटेगरी 2 की इनकम बड़ी रिजिड इनकम होती है। बोले तो अगर कोई इनकम कैटेगरी 2 की है तो वो 2 की ही रहेगी, वो 1 या 3 या 4 की नहीं होती। ऐसे समझ लीजिए, कैटेगरी 2 की इनकम बड़ी वफादार होती है, वो जिसकी है उसी की होती है, और किसी की नहीं होती। आप समझ गए मेरी बात को? हैं 1 और 3 4 की नहीं होती। तो अगर सोर्स इंडिया है तो हमेशा वो क्या होगी? कैटेगरी 2। सोर्स का मतलब समझ गए, कहां से जनरेट हो रही है। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, इंडिया में पढ़ा रहे हैं, तो सोर्स क्या है? इंडिया, कैटेगरी 2 है। तो इनकम कैटेगरी 2 क्या है? पढ़ के देखो, इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया। एक्रू राइज मींस कहां से जनरेट हुई, कहां से सोर्स है, एक्रू राइज इन इंडिया, और डीम टू एक्रू राइज इन इंडिया। इतनी बात समझ गए? एक बात है, वैसे क्वेश्चन करते समय अगर किसी इनकम को कैटेगरी 1 की थी, आपने 2 मान लिया गलती से, या कैटेगरी 2 की थी और 1 मान लिया गलती से, तो इससे टोटल जितना अमाउंट टैक्सेबल होगा उसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, या यूं कहें उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैटेगरी 1 को 2 मान लिया, नंबर में फर्क पड़ेगा, अभी बता रहा हूं आपको सब, एग्जाम में तो गलत तो हो गया, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में अमाउंट की टैक्सेबिलिटी में फर्क नहीं पड़ेगा। 1 को 2 मान लो या 2 को 1 मान लो गलती से, ज्यादा फर्क नहीं। क्यों नहीं फर्क है सर? 1 और 2 जो है वो सब में टैक्सेबल है। लेकिन अब आपका पेपर जिनका न्यू सिलेबस एमसीक्यू नहीं है, तो आपका जिनका रिटन है उनको तो ध्यान से बताना पड़ेगा कि ये 1 है कि ये 2 है। और ये ना लिखना कि कैटेगरी 1 है, ये नहीं लिखा जाता है। ये लिखा जाता है कि ये इनकम, ये कैटेगरी है जिसकी कैटेगरी क्या थी, इनकम रिसीव्ड इंडिया और डीम टू बी रिसीव्ड इंडिया, कि ये है इनकम एक्रूराइज इन इंडिया और डीम टू बी एक्रूराइज इन इंडिया। और जो कुछ ओल्ड सिलेबस के हैं तो वो अगर गलती से 1 को 2 भी सोच आएंगे, 2 को 1 भी, तो भी उसको क्या ही पता चलेगा आपने क्या सोच करके एमसीक्यू किया है, नंबर आपको पूरे मिलेंगे। ठीक, 1 क्या होती है? रिसीव्ड इंडिया में हुई, और दूसरी क्या? एक्रूराइज। मैं आपको, हाँ आपको मैं एक हिंट देता हूं, पहले कोशिश किया करो ये चेक करने की कि कैटेगरी 2 की इनकम है कि नहीं। 1 से भी पहले ये चेक किया करो कि कैटेगरी 2 की इनकम है कि नहीं। मैंने कहा ना 2 की बड़ी वफादार होती है। अगर आप इस नतीजे में पहुंचे कि हाँ 2 की इनकम है, तो वो 2 की होगी, 1 की नहीं होगी। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, मान लो आप कानपुर में जॉब करते हैं, आपको सैलरी भी रिसीव हुई कानपुर में, इनकम रिसीव्ड भी इंडिया में हुई। अब ये 1 में भी आ रहा है, 2 में भी आ रहा है, जॉब भी हम कानपुर में कर रहे हैं, एक्रूराइज इन इंडिया है, रिसीव भी इंडिया में हुई, तो हम 1 माने कि 2 माने? दोनों थोड़ी ना मान लेंगे, 2 मानेंगे। सोर्स देखते हैं सबसे पहला, अगर सोर्स इंडिया है तो कैटेगरी 2, सोर्स इंडिया के बाहर है लेकिन इंडिया में रिसीव हुई है, कैटेगरी 1। जा गया दिमाग में, गया कि नहीं? सोर्स अगर इंडिया है, इररिस्पेक्टिव आगे कैसी भी कहानी बना ले, कैटेगरी 2। सोर्स अगर इंडिया के बाहर है लेकिन इंडिया में रिसीव हुआ है, कैटेगरी 1। सर अगर मान लीजिए सोर्स भी इंडिया के बाहर है, हाँ बेटा, और रिसीव्ड भी इंडिया के बाहर हुआ है, तो 1 भी नहीं होगी, 2 भी नहीं होगी। सोर्स अगर इंडिया के बाहर है और रिसीव्ड भी इंडिया के बाहर हुआ है, तो ना कैटेगरी 1 है ना 2 है। ऐसे में सर क्या होगा, मैं समझाता हूं आपको। ऐसे में या तो वो कैटेगरी 3 होगी या 4 होगी। कैटेगरी 3 कब होती है वो भी सुन लो। कैटेगरी 3 तब होती है जब इनकम एक्रू और अराइज तो इंडिया के बाहर हो रही है, सोर्स तो इंडिया के बाहर है,
लेकिन वो बिजनेस थोड़ा बहुत इंडिया से कंट्रोल होता है, या वो प्रोफेशन आपने इंडिया में सेटअप कर रखा है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक कंपनी है जापान की, वो जापान में प्रोडक्ट बेचती, जापान से ही सेल करती, और उसने क्या किया हुआ है, एक यहां पे बंदा बैठाला हुआ है जो थोड़ा बिजनेस यहां से कंट्रोल करता है। तो लेट्स से 80% बिजनेस, इसे एज्यूम किया मैंने, 80% बिजनेस जापान से कंट्रोल होता है और 20% यहां से कंट्रोल होता है पूरी जापान बेस्ड कंपनी, जापान से सब कुछ बेच रही है। तो कैटेगरी 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, लेकिन वो कैटेगरी 3 है। 3 कैसे बनी, मैं समझाता हूं। इनकम एक्रूराइज आउटसाइड इंडिया, बट ड्यू टू, पढ़ के देखो, बट ड्यू टू इंडियन बिजनेस कनेक्शन, या इन अदर वर्ड्स कुछ भी एक भी बोल सकते हैं, इन अदर वर्ड्स इनकम एक्रूराइज आउटसाइड इंडिया बट ड्यू टू बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। यानी अगर आपका व्यापार बाहर है लेकिन थोड़ा बहुत व्यापार यहां से कंट्रोल होता है, तो जितना यहां से कंट्रोल होता है, मेरी बात को मैं दोबारा बोल रहा हूं, जितना पोर्शन यहां से कंट्रोल होता है वो कैटेगरी 3 है। और सर वो पोर्शन जो बाहरी से कंट्रोल होता है वो आखिरी कैटेगरी इनकम एक्यूराइज आउटसाइड इंडिया यानी कैटेगरी 4 है। जैसे इसी एग्जांपल में, जापान वाले एग्जांपल में, मान लो आपकी टोटल इनकम है जापान वाली कंपनी की 1 करोड़, जिसका वो कह रहे हैं 80% बिजनेस इंडिया के बाहर से कंट्रोल होता है और 20% यहां से कंट्रोल होता है। तो हम कहेंगे 1 करोड़ का 20% जो इंडिया से कंट्रोल होता है 20 लाख रुपए, वो है कैटेगरी 3 की इनकम। इनकम एक्रूराइज आउटसाइड इंडिया बट ड्यू टू बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। तो वो 1 करोड़ का 20% जो इंडिया से कंट्रोल होता है वो है कैटेगरी 3 की इनकम, और 80% जो इंडिया के बाहरी कंट्रोल हो रहा है वो कैटेगरी 4 है। 1 करोड़ का 80% 80 लाख की इनकम कैटेगरी 4 है। अब होगा क्या, अगर आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट हैं तो चाहे कैटेगरी 3 हो, 4 हो, या इवन 1 2 हो, 1 2 तो वैसे भी सबके हाथ में टैक्सेबल होती है ना, 1 2 तो आपने देखी ना सबके हाथ में टैक्सेबल। तो अगर आप ऑर्डिनरी हैं तो कैटेगरी 3 4 दोनों टैक्सेबल होगी। अगर आप नॉट ऑर्डिनरी हैं तो 3 वाली टैक्सेबल, 1 2 तो होगी होगी, 3 वाली टैक्सेबल होगी, 4 वाली नहीं होगी। और अगर आप नॉन रेसिडेंट है तो 3 4 नहीं होगी, 1 2 तो सबके हाथ में होती, 3 4 नहीं होगी, ना 3 होगी ना 4 होगी। समझ पाए? करने का तरीका फिर से समझते हैं, फिर क्वेश्चन पे जाएंगे। करने का तरीका ये है भाई साहब कि सबसे पहले हम ये चेक कर लेंगे, जब भी हम क्वेश्चन करेंगे ना, सबसे पहले हम ये चेक कर लेंगे कि सोर्स क्या इंडिया का है। अगर सोर्स इंडिया का होगा तो हम उसको कैटेगरी 2 की इनकम मानेंगे, उसको और कहीं पे नहीं भेजेंगे। और फिर उसके बाद सर एक स्टेप तो हो गई, उसके बाद अगर सोर्स इंडिया का नहीं है तो हम ये चेक कर लेंगे क्या रिसीव्ड इंडिया में हुई है। पहली पहली बार जब प्यार किसी से होता है वो नहीं, पहली पहली बार जब इनकम रिसीव्ड हुई। पहली पहली बार का मतलब समझ रहे हो, यानी रेमिटेंस को हम पहली पहली बार नहीं बोलते, वो कैटेगरी 1 नहीं है। ओरिजिनली वो इनकम कहां मिली थी, अगर पहली पहली बार वो इनकम इंडिया में मिली थी तो कैटेगरी कौन सी है, 1 है। और सर अगर ये दोनों नहीं होंगी तो फिर हम चेक करेंगे कि थर्ड होगी या फोर्थ होगी, या हो सकता है वो इनकम का थोड़ा पार्ट थर्ड हो, थोड़ा पार्ट फोर्थ हो, या पूरा फोर्थ हो। अगर मान लो कह रहा है पूरा बिजनेस जापान में वहीं से कंट्रोल होता है, सब कुछ वहीं से होता है, तो पूरी पूरी कैटेगरी 4 है। पूरा पूरा यहीं से कंट्रोल होता है जापान में, लेकिन कंट्रोल यहां से होता है, पूरी पूरी कैटेगरी 3 है। अंतर समझ में आ रहा है आपको, या थोड़ा 80% बाहर होता है, 20% यहाँ होता है। और फिर उसके हिसाब से हम देख लेंगे कि किसके हाथ में टैक्सेबल होगा, किसके हाथ में नहीं होगा। बाकी ये तो आपके दिमाग में बैठ ही गया, फिर क्वेश्चन करने चलते हैं, ये बैठ गया दिमाग में। अच्छा मान लो, सपोज करो, मान लो एक है मिस्टर एक्स, वो ध्यान से सुनना, एक मिस्टर एक्स है, इन्होंने प्रीवियस ईयर 2000 मान लो 22-23 मान लेता हूं, प्रीवियस ईयर 22-23 का मतलब समझते हो ना, असेसमेंट ईयर 23-24, असेसमेंट ईयर 23-24 में बाहर से पैसा कमाया, ऑस्ट्रेलिया में जॉब करते थे, ठीक है ना, और वहीं से पैसा कमाया, वहीं रिसीव्ड हुआ, रिसीव्ड भी आउटसाइड इंडिया हुआ, सोर्स भी वहां है। और इस साल मान लेते हैं ये व्यक्ति कुछ भी था, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट कुछ भी, अगर आप बताओ ऑस्ट्रेलिया में पैसा कमाया, सोर्स भी ऑस्ट्रेलिया है और रिसीव भी मैं मान रहा हूं कि ऑस्ट्रेलिया में हुआ, तो ये कौन सी कैटेगरी है, कैटेगरी 4 है। ये आपको समझाना, इनकम रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। और मान लीजिए थोड़ी देर मान लेते हैं चलो उसको कि ये नॉन रेसिडेंट थे इस साल, इंडिया के लिए इस साल क्या थे, नॉन रेसिडेंट थे। अगर इस साल इंडिया के लिए नॉन रेसिडेंट थे तो जितना भी इन्होंने इस साल पैसा कमाया होगा ये कैटेगरी 4 थी, ऑस्ट्रेलिया में जॉब करी वहीं रिसीव करा, कैटेगरी 4। क्या इनके हाथ में ये इनकम टैक्सेबल हुई होगी, मान लो 1 करोड़ रुपए की सैलरी कमाई पूरे साल में, तो 1 CR कमाया इन्होंने, क्या 1 करोड़ रुपए इंडिया में इनके हाथ में टैक्सेबल हुआ होगा, नहीं टैक्सेबल हुआ।
ठीक। बाद में क्या हुआ, अगले साल मिस्टर एक्स प्रीवियस ईयर 23-24 में, यानी असेसमेंट ईयर 24-25 में अपने वतन वापस आ गए थे। ये इंडियन ही, इनको लगा यार बाहर ज्यादा सेफ नहीं है, हमले हमले होते रहते हैं, ठीक है ना, मान लो यूक्रेन में रशिया में कहीं थे, वापस चले आए। अब ये वापस आ गए और वापस अपने साथ ये 1 करोड़ रुपए ले आए। पिछले साल कमाया था ना 1 करोड़, पैसा थोड़ी ना छोड़ के आए, अपने साथ 1 करोड़ रुपए ले आए। 1 करोड़ लाने का मतलब है ऐसा नहीं कि टैची में ले आए, जिस भी तरीके से अकाउंट अकाउंट में ले आए। 1 करोड़ इस साल आ गया इंडिया में, पिछले साल वाला 1 करोड़ इस साल अपने साथ इंडिया में ले आए। और इस साल का जब हमने उसका रेसिडेंशियल स्टेटस चेक किया तो इस साल मान लो वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन रहा है इंडिया में। अब सवाल एक ये है कि वो पैसा जो पिछले साल टैक्सेबल नहीं हो पाया था, क्यों नहीं हो पाया था? क्योंकि साहब पिछले साल वो नॉन रेसिडेंट था और वो कैटेगरी 4 की इनकम थी, ऑस्ट्रेलिया में ही कमाया था, ऑस्ट्रेलिया में ही रिसीव हुआ था, पिछले साल टैक्सेबल नहीं हुआ। आज वो पैसा अपने साथ इंडिया ले आ रहा है, क्या आज हम उसके हाथ में ये पैसा टैक्सेबल कर दें? आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ये पैसा इस साल का ही नहीं, ये पैसा है पिछले सालों का। क्या इस साल आज जब लेके आएगा तो टैक्स मांग ले उससे? आंसर इज नो, नहीं मांगेंगे। क्यों नहीं मांगेंगे भाई? जिस साल का था उस साल चेक किया गया होगा कि टैक्सेबल होना है कि नहीं। दैट इज पास्ट, पहले के पास्ट अनटैक्स्ड प्रॉफिट्स या अनटैक्स्ड इनकम। अनटैक्स्ड बोले तो जिस पे टैक्स नहीं लगा, क्या वो इस साल टैक्सेबल हो जाएगी? नहीं भैया नहीं। पीछे का मतलब पीछे, इस साल के लिए कौन सी कैटेगरी की इनकम है ये? इस साल आप 1 करोड़ ले आए तो इस साल के लिए कौन सी कैटेगरी है? कोई कैटेगरी इस साल के लिए नहीं हो, तो पिछले साल की थी ना, इस साल के लिए क्या लेना देना? इस साल हाँ जो कमाएंगे, इस साल ये जो कमाएंगे वो चेक करेंगे कौन सी कैटेगरी है। और अगर ऑर्डिनरी रेसिडेंट होंगे तो कैटेगरी 1 2 3 4 कोई भी होगी तो टैक्सेबल होगा, नॉट ऑर्डिनरी होंगे तो 1 2 3 टैक्सेबल होगा। इस साल भी नॉन रेसिडेंट होते तो 1 और 2 टैक्सेबल होगा। कुल मिला के पूरी कहानी, पूरी पंचायत मैंने केवल इसलिए समझाई आपको कि आपको ये नोट समझ में आ जाए भाईजान। क्या नोट समझ में आ जाए? पास्ट अनटैक्स्ड प्रॉफिट पिछले सालों के, क्या वो इस साल टैक्सेबल हो जाएंगे? बिग नो, नहीं नहीं नहीं। ठीक है, अब मैं ना आपको कुछ क्वेश्चंस कराने वाला हूं। इन क्वेश्चंस में देखिए हमारा मेन काम क्या होगा कि हम सही कैटेगरी पता लगा ले, जिसके 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका है कि हम डायरेक्टली सॉल्यूशन पढ़ के पता लगा ले, है ना, और दूसरा तरीका हम दिमाग लगा के पता लगा ले। तो मैं क्या चाहूंगा? दिमाग। रीजन मीनिंग मैंने टोटल 10 केसेस दिए, यही 10 थोड़ी ना आ जाएंगे एग्जाम में, बट ये 10 में अगर हमने दिमाग लगा लिया तो जैसा भी केस दे देगा हम दिमाग लगा लेंगे एग्जाम में। तो चलिए करने वाले हैं क्वेश्चन। सबसे पहला इलस्ट्रेशन, तो आंसर दिख रहा है तब भी ना देखिए। कई बार जीवन में बहुत कुछ आपको दिखता है लेकिन आप इग्नोर मारते हैं, वैसे ही है ना। रास्ते में कोई मान लो आपको पुराना कोई मिल गया तो आप ऐसे निकल जाते हैं ना धीमे से, वैसे ही। हाँ, ऊपर इसलिए कर देता हूँ कि सबको दिखता रहे पीछे तक भी। डिटरमाइन द टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम इन द हैंड्स ऑफ। अच्छा, टैक्सेबिलिटी नहीं होती कि तीनों के बारे में पूछा जा रहा है कि अगर ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो क्या टैक्सेबल होगा कि नॉट ऑर्डिनरी है तो होगा कि नहीं, और नॉन रेसिडेंट है तो होगा कि नहीं। तो डिपेंड करेगा कैटेगरीज के ऊपर। अगर मान लो कोई इनकम कैटेगरी 1 की निकलेगी तो हम कहेंगे तीनों के हाथ में टैक्सेबल होगा। तीनों समझ गए ना? तीनों कौन? ऑर्डिनरी, नॉट ऑर्डिनरी, नॉन रेसिडेंट। कैटेगरी 2 निकली तो भी तीनों के हाथ में। कैटेगरी 3 निकली तो ऑर्डिनरी, नॉट ऑर्डिनरी के हाथ में। और कैटेगरी 4 निकली तो केवल ऑर्डिनरी के हाथ में। तो चलिए सबसे पहला, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ए बिल्डिंग इन इंडिया। आपके पास इंडिया में एक बिल्डिंग थी, आपने उसको बेच दिया, उस पर प्रॉफिट हुआ। बट रिसीव्ड इन जापान, वो पैसा रिसीव्ड हुआ जापान में, कितना प्रॉफिट हुआ? 50,000 का। एक बिल्डिंग थी तुम्हारे पास इंडिया में, तुमने उसको बेच दी, प्रॉफिट समझ रहे हो ना? मान लो तुमने बिल्डिंग खरीदी थी 10 लाख की, बिक गई 10.5 लाख की, 50,000 का प्रॉफिट हुआ। लेकिन वो पैसा तुमने रिसीव किया है जापान में, यहां रिसीव ही नहीं किया। जिसको बेची उससे तुमने कहा कि पैसा हमको जापान में दे देना। बताओ कौन सी कैटेगरी है? 2। क्यों? सोर्स इंडिया है, बिल्डिंग तो इंडिया में थी ना, उससे पैसा कमाया है ना तुमने, सोर्स इंडिया है। कैटेगरी 2 है, रिसीव कहीं पे भी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। और कैटेगरी 2 आप बिल्कुल ठीक बता रहे। बताओ किसके हाथ में टैक्सेबल होगी? सभी के हाथ में होगी। अब आप इसका आंसर पढ़िए, बिना पढ़े बता रहे हो ना आंसर, चीटिंग मत करना है। द अबव केस फॉल्स इन सेकंड कैटेगरी, दैट इज income accrue or arise in India, so it will be taxable in the hands of all the 3 types of resident. एग्जाम में ना जब गरीब मान लो सेम आए तो आप लगाना, आप ऐसे लिखना, द अबव केस फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ, या इन द कैटेगरी ऑफ इनकम एक्रू राइज इन इंडिया। मतलब ये सेकंड या थर्ड वर्ड यूज ना करना,
ये तो हमने बना दिए ना चार ये लाइन से, आप समझे? नहीं समझे आप बात को, मैं समझाता हूं आपको। आपको नंबरिंग नहीं दिखानी है वहां पे कि आप ये ना लिखाना कैटेगरी 1 की इनकम थी। ये तो मेरा पढ़ाने का तरीका है ना, जैसे मैं इसको 4 कैटेगरी में पढ़ा रहा हूं, कुछ टीचर इसको 3 कैटेगरी में समेट देते हैं, लेकिन मेरे को बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 4 इजी होती हैं, है ना। सबका पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है, तो आप कैटेगरी नंबरिंग नहीं दिखानी है। तो आप एग्जाम में जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? द above case falls in the category of income accrued in India and it will be taxable in all the 3 types of resident, that is ordinary resident, not ordinary resident and नॉन रेसिडेंट, सबके लिए सही, ठीक है ना। अब चलिए दूसरा केस करते हैं और आप बताइए कौन सी कैटेगरी की इनकम है अपने हिसाब से। तो पेंशन मिली है फ्रॉम फॉर्मर एम्प्लॉयर इन इंडिया। आप पहले जॉब करते थे इंडिया में और उसके बाद छोड़ दी, तो उसने इंडिया वाले ने आपको पेंशन दी है, और लेकिन रिसीव्ड हुई है चाइना में। कैटेगरी 2 देख रहे हैं कितने आराम से हो जा रहा है ना। अगर सोर्स इंडिया है तो कैटेगरी 2 है, और 2 है तो सभी के हाथ में टैक्सेबल है। ठीक है जी, अगला इंटरेस्ट ऑन यूएस बॉन्ड्स। बाहर के बॉन्ड्स आपने खरीदे 20,000 रुपए के, 20,000 का मतलब इंटरेस्ट मिला है, जिसका 1/4, 20,000 रुपए का 1/4 निकालना 5,000, वो इंडिया में रिसीव्ड हुआ। तो रिमेनिंग 15,000 भाई यूएस के बॉन्ड्स हैं, बाहर के बॉन्ड्स हैं, ब्याज एक्यूराइज बाहर है, बाहर के बॉन्ड्स हैं, ब्याज एक्यूराइज बाहर है, 20,000 का टोटल ब्याज बना, जिसका 1/4 ब्याज आपको इंडिया में मिला है 5,000 का, यानी 15,000 का ब्याज आपको इंडिया के बाहर मिला है। जो 5,000 का ब्याज इंडिया में मिला है वो कैटेगरी 1 है, और जो 15,000 का ब्याज इंडिया के बाहर मिला है वो कैटेगरी 4 है, क्योंकि इनकम एक्यूराइज आउटसाइड इंडिया है, बाहर मिला ही। सर ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन में 2 कैटेगरीज इन्वॉल्व, बिल्कुल हो सकता है। तो इसका मतलब आंसर क्या बना? आंसर ये बना कि 5,000 एक कैटेगरी 1, 15,000 एक कैटेगरी 4। अगर आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट हैं तो आपके हाथ में कैटेगरी 1 5,000 भी टैक्सेबल है, कैटेगरी 4 15,000 भी टैक्सेबल है, 20,000 टैक्सेबल है। अगर आप नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो आपके हाथ में केवल कैटेगरी 1 5,000 टैक्सेबल है, कैटेगरी 4 नहीं टैक्सेबल है। और अगर आप नॉन रेसिडेंट है तो भी आपके हाथ में केवल कैटेगरी 1 5,000 टैक्सेबल है, 15,000 इंडिया में नहीं टैक्सेबल है। समझ में आ गई बात? फिर से पढ़ लो, आंसर पढ़ लो। इंटरेस्ट ऑन यूएस बॉन्ड्स ₹20,000, 1/4 ऑफ विच इज रिसीव्ड इन इंडिया। The 1/4 part, that is 5,000, which is received in India, जो इंडिया में मिला है, falls under first category of income, and so it will be taxable in the hands of, जो पहली कैटेगरी वाली है 5,000 रुपए, वो तीनों के हाथ में टैक्सेबल होगी, OR, NOR, NR, and remaining 3/4 पार्ट जो है यानी 15,000 रुपए जो एक्यूराइज इंडिया के बाहर हुआ है वो 4th कैटेगरी में आ रहा है, इसलिए वो केवल OR के हाथ में टैक्सेबल होगा। हाँ, ऑर्डिनरी रेसिडेंट के हाथ में टोटल 20,000 टैक्सेबल होगा, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के हाथ में 5,000 रुपए टैक्सेबल होंगे, नॉन रेसिडेंट के हाथ में भी 5,000 रुपए टैक्सेबल होंगे। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन में मान लो केवल इतना लिखा होता है इंटरेस्ट ऑन यूएस बॉन्ड ₹20,000, ये सब कुछ नहीं लिखा होता, आप नहीं काटना, मैं सिर्फ काट रहा हूं, है ना। इंटरेस्ट ऑन यूएस बॉन्ड ₹20,000, तो कौन सी कैटेगरी होती? कैटेगरी 4 होती। बाहर के बॉन्ड से कुछ बताया नहीं तो हम यही मानेंगे बाहर रिसीव्ड हुआ, और केवल 20,000 रुपए टैक्सेबल होते हैं ऑर्डिनरी के हाथ में, नॉट ऑर्डिनरी और नॉन रेसिडेंट के हाथ में कुछ भी टैक्सेबल नहीं होता। तो खैर इसको ओरिजिनल फॉर्म में कर देते हैं जैसा था। केस 4, इनकम ऑफ ₹69,000 earned and received outside India in 2018 and 2019। कह रहे 69,000 कमाए थे 2018-19 में, इस साल नहीं पहले, बट लेटर ऑन रेमिटेड, रेमिटेड मींस ट्रांसफर टू इंडिया इन 23-24। तो क्या 23-24 में टैक्सेबल होगा? आंसर इज नो भैया। पिछले साल की इनकम का इस साल कोई लेना देना नहीं है। द इनकम रिटेन्स टू द प्रीवियस ईयर 18-19, इट कैन नॉट बी टैक्स्ड एट द टाइम ऑफ रेमिटेंस, दैट इज 23-24। आगे चले ना, कोई डाउट तो नहीं किसी को? प्रॉफिट फ्रॉम ए बिजनेस इन नागपुर, नागपुर इंडिया में, हाँ तो बोलो यार। कंट्रोल फ्रॉम दुबई 83,000, आगे मत पढ़ना, आंसर नहीं पढ़ना। प्रॉफिट है, बिजनेस है आपका एक नागपुर में, लेकिन वो नागपुर का बिजनेस कंट्रोल होता है दुबई से। कौन सी कैटेगरी? सोर्स इंडिया है, कौन सी कैटेगरी? 2, और जो कंट्रोल दुबई से होता है इसका कोई लेना देना नहीं है, 2 है तो 2 ही है। कंट्रोलिंग का तो उल्टा था केस, कंट्रोलिंग का जो कैटेगरी 3 पढ़ाई थी वो ये था कि सोर्स इंडिया के बाहर है, कंट्रोल इंडिया में होता है, तो कैटेगरी 3। भाई कैटेगरी 3 में तो ये लिखा था कि इनकम एक्यूराइज आउटसाइड इंडिया है, लेकिन इंडियन बिजनेस कनेक्शन या कंट्रोलिंग इंडिया से। हमने ऐसी कोई कैटेगरी आपको नहीं पढ़ाई कि इनकम एक्यूराइज इन इंडिया हो और कंट्रोलिंग बाहर से हो तो कैटेगरी 3 है, ये तो नहीं पढ़ाया।
इनकम एक्यूराइज अगर इन इंडिया है, कंट्रोलिंग कहीं से भी हो, कैटेगरी 2 है। कैटेगरी 2 की इनकम हमेशा वफादार होती है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। कैटेगरी 2 में कैसी भी कहानी आगे बना ली जाए, अगर सोर्स इंडिया है तो कैटेगरी 2 ही है। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? पक्का? तो किसके हाथ में टैक्सेबल होगा? सबके हाथ में टैक्सेबल होगा। इन शॉर्ट कैटेगरी 2 है तो ऑर्डिनरी हो, नॉट ऑर्डिनरी, नॉन रेसिडेंट हो। The above case falls in the second category, that is income accrued in India, so it will be taxable in the hands of all three types of resident, that is ordinary resident, not ordinary resident, and non-resident. Case number 6, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान। पहले तो बताओ, पाकिस्तान है और एग्रीकल्चरल इनकम है। हमारे इंडिया में एग्रीकल्चरल इनकम टैक्सेबल होती है, एग्जेम्प्ट होती है? एग्जेम्प्ट। लेकिन वो इनकम जो इंडिया में खेती बाड़ी करके कमाई वो एग्जेम्प्ट होती है, याद रखना। वो इनकम जो कहां खेती बाड़ी करके कमाई, इंडिया में। बाहर कमाई है तो वो एग्जेम्प्ट नहीं है हमारे इंडिया में। वो डिपेंड करेगा कि टैक्सेबिलिटी के ऊपर कौन सी कैटेगरी है एंड कौन सा रेजिडेंशियल स्टेटस है आपका। इंडिया की एग्रीकल्चरल इनकम होती है तो वो एग्जेम्प्ट होती है, भले आप कोई भी रेजिडेंशियल स्टेटस रखते हो। तो पाकिस्तान में कमाए 10,000 रुपए एग्रीकल्चर करके, खेती बाड़ी करके, कौन सी कैटेगरी है? कैटेगरी 4। कब टैक्सेबल होगी? जब इंडिया में आप क्या होंगे? ऑर्डिनरी रेसिडेंट। बाकी के हाथ में, नॉट ऑर्डिनरी और नॉन रेसिडेंट के हाथ में कैटेगरी 4 टैक्सेबल नहीं होती। द अबव केस फॉल्स इन कैटेगरी 4 इनकम, सो इट विल टैक्सेबल ओनली इन दैट्स ऑफ ऑर्डिनरी रेसिडेंट। कोई डाउट? इनकम फ्रॉम बिजनेस इन स्विट्जरलैंड। इंडिया में बाहर है स्विट्जरलैंड? बाहर है, अच्छा। हाँ। और रेमिटेड इन इंडिया 1 लाख रुपए। बिजनेस है स्विट्जरलैंड में 1 लाख, और बाद में आपने इंडिया में उसको ट्रांसफर कर दिया है। आप समझे? वर्ड रेमिटेड यूज है, रिसीव्ड यूज नहीं है। दैट मींस रेमिटेड मींस ट्रांसफर, यानी आपको मिल कहीं और चुकी है। कौन सी कैटेगरी है? कैटेगरी 4 है। किसके हाथ में टैक्सेबल होगी? ऑर्डिनरी। द अबव केस फॉल्स इन फोर्थ कैटेगरी, सो इट विल बी टैक्सेबल ओनली इन दैट्स ऑफ ऑर्डिनरी रेसिडेंट। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन उन्नाव। उन्नाव समझ गए ना? जो ऑनलाइन वाले बच्चे अगर कोई यूपी के बाहर हैं तो उन्नाव यहीं पड़ता है बेटा, यूपी में ही है ना, कानपुर और लखनऊ के बीच में पड़ता है। ठीक है, इंडिया में। बताओ, एग्रीकल्चर इनकम है उन्नाव की, रिसीव्ड हुई है रशिया में, सोर्स इंडिया में है तो कैटेगरी 2 है, लेकिन तब भी टैक्सेबल नहीं होगी। क्यों? एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट, नॉट टैक्सेबल एज इन इंडिया, एग्रीकल्चरल इनकम इज एग्जेम्प्ट। चलें आगे। इनकम फ्रॉम ए बिजनेस इन तमिलनाडु, कंट्रोल फ्रॉम थाईलैंड, कंट्रोल फ्रॉम थाईलैंड, कैटेगरी 2 थाईलैंड है। पक्का? ठीक है। तमिलनाडु तो इंडिया में, यहां पे बिजनेस है, सोर्स यहां है, कैटेगरी 2 है। कंट्रोल कहीं से भी हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। कंट्रोलिंग से तो तब लेना देना होगा जब सोर्स बाहर होगा और कंट्रोल यहां हो रहा होगा, तो थर्ड कैटेगरी। सोर्स यहां है तो कैटेगरी 2 है, भले कहीं से भी कंट्रोल होता हो रहा है ना? बाउंस हो रहा है ना आप लोगों के? नहीं? अच्छा, समझ में आ रहा है तो बहुत बड़ी बात है फिर तो। ठीक है, और आखिरी केस और बता दो। कानपुर में बिजनेस है, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन कानपुर, कंट्रोल होता है दिल्ली से। दोनों ही इंडिया में वैसे तो। और कौन सी कैटेगरी? कैटेगरी 2 है, सभी के हाथ में टैक्सेबल होगा। यहाँ पे आपके ये टॉपिक खत्म होता है। तो अब करना क्या है आपको? आपको मन लगा करके इन सारे केसेस को घर पे 2-4 बार अच्छे से और देख लेना है। रेसिडेंशियल स्टेटस का ये जो पूरा टॉपिक पढ़ा लास्ट टर्म पे और आज, इससे कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर है कि वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। किसी कुछ पूछना तो नहीं है? थैंक यू सो मच।